नहीं थी, मुझे पता था। हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा देंगे। जय हिंद जय सीए लिखकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है तहे दिल से आप सभी बच्चों का सीए फाउंडेशन की तैयारी में। बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके सामने पेश किया जा रहा है। ओके रिपोर्ट है बच्चों। चैप्टर का नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बच्चों की हाजिरी लगनी शुरू हो गई है भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सॉर्टेड है, बढ़िया। ठीक है दोस्तों, फिर चालू करते हैं बिना किसी टाइम की वेस्टेज के। हम अपना कॉन्सेप्ट चालू करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसके मीनिंग के ऊपर चर्चा की थी और माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने पढ़ ली थी। बेसिकली वहां पर इसके एग्जांपल्स पढ़ लिए थे ताकि इसके एग्जांपल के ऊपर कोई बेसिक एमसीक्यू आ जाता है वो पढ़ा दिया था। तो मैं लास्ट क्लास के बारे में ही आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं और यह बताऊंगा कि आज की क्लास में आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर और स्कोप दोनों बातें पढ़ा देंगे और नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की भी कुछ थ्योरी आपके सिलेबस में गिवन है वो भी पढ़ाऊंगा। तो ये टॉपिक्स आज पढ़ाऊंगा। आज की क्लास से पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन आप बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं, मेरी तरफ से ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप मुझे बताओ बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? हाँ बताएंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, ये तो तुम्हें पता ही होगा यार, बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है। 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने है और इसके लिए मैं 30 सेकंड का तुम्हें टाइम दे देता हूं। 30 सेकंड्स के अंदर मुझे बता दो जल्दी से बिजनेस इको का दूसरा नाम क्या है। बच्चा बच्चा बता देगा, लेकिन इस एमसीक्यू में ना थोड़े से चेंजेस हैं, वो मैं बताना चाहूंगा आपको। जल्दी जल्दी जल्दी, 30 सेकंड का टाइम है मात्र तुम्हारे पास इसका जवाब देने के लिए भैया। टाइम इज अप। दोस्तों सब बच्चों को पता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे बी के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा बच्चों ने इसका आंसर दे दिया और जल्दी जल्दी आंसर दिया है। रुशिल, फैजान, अरमानदीप, प्रियल, प्रखर, तन्मय, भारत, दिव्यांश, आन्या और हर्ष। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर एक ट्विस्ट है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो जी, इकोनॉमिक्स नाम के सब्जेक्ट में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। मतलब इकोनॉमिक्स अपने आप में इतना भारी भरकम सब्जेक्ट है, इसके अंदर तुम क्या क्या पढ़ते हो। स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स का पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। एक होती है जब मैथ के कॉन्सेप्ट को हम इको में घुसाते हैं उसे बोलते हैं इकोनोमेट्रिक्स। वो इकोनोमेट्रिक्स इको ऑनर्स के बच्चे पढ़ते हैं, सीए में नहीं पढ़ाते, लेकिन उसका नाम यूज किया हुआ यहां पर इसलिए बता रहा हूं। एक होती है अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अप्लाइड इकोनॉमिक्स इमेजिनेशन से दूर है, इमेजिनेशन से दूर है। इमेजिन मत करो भाई, अप्लाई करो तुम उसको। तो इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है दैट इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स। इस अप्लाइड इकोनॉमिक्स के अंदर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है जिसको हम बिजनेस इको बोलते हैं, राइट। तो सीधा सीधा बिजनेस इको का दूसरा नाम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है। आप इसको ठीक करोगे, ठीक करोगे बिल्कुल। लेकिन दोस्तों अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसा आया और एक ऑप्शन में आपको ऐसा लिखा मिले, मान लो ये नहीं, ये ऑप्शन ही आपको ना मिले, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आपको मिला ही नहीं ऑप्शन, तब आप किसको ठीक करोगे? भाई मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ऑप्शन में नहीं है, तो ऐसे में आपको ऑप्शन ए ठीक करना है। ध्यान रखना, ऐसे में आपको ऑप्शन ए ठीक करना है, क्योंकि बचा ही कुछ नहीं। ऐसा खेल तुम्हारे साथ खेला जा सकता है। शांति प्रिया, पोल का ऑप्शन आपके पास सीधा आता है आपके अंदर। ओके, तो भैया इसके लिए तैयार रहना तुम। अब जो मेन टॉपिक है मुझे कराना है आपको नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जैसा कि मेरा वादा है आज की क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है। अब हो रही है स्टार्ट आज की क्लास। बेसिकली देखो जी, इकोनॉमिक्स में जितनी भी
थ्योरी है, जितने भी कॉन्सेप्ट है इको के, उन सभी कॉन्सेप्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, दो पार्ट में, एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और एक होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। एक्चुअली इकोनॉमिक्स में जो भी तुम थ्योरी पढ़ते हो, उस थ्योरी में लाइंस लिखी होती है ना भाई, थ्योरी है तो लाइन में होगी, है ना। वो सारी की सारी लाइनें कैसी होती हैं भैया, या तो तुम सच बोल रहे हो जो लाइन लिखी है, या तो वो फैक्ट है ना, झूठ की बात नहीं करते यहां पर, या तो वो फैक्ट है, या तुम कुछ उम्मीद कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो। जैसे कि मैं बोल रहा हूं फैक्ट में, मुझे मुझे बोलने दो, मैं बोलता हूं हमारे प्यारे देश भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड, इज इट फैक्ट और नॉट? यस, दिस इज फैक्ट, मैंने लिख भी दिया यहां पर, इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड, ये फैक्ट है, ठीक है जी। उम्मीद क्या करता हूं, उम्मीद में कुछ भी लाइन बोल सकता हूं, जैसे कि इंडिया की पॉपुलेशन पे धीरे धीरे लगाम लगाया जाना चाहिए, या फिर मैं बोल दूं बहुत ज्यादा अमीर लोगों पर टैक्स ज्यादा लगाया जाना चाहिए, ये लिख देता हूं उम्मीद वाली लाइन। यहां मैं बोलता हूं रिच पीपल शुड बी मोर टैक्स्ड, टैक्स का मतलब इस पे टैक्स ज्यादा लगाया जाना चाहिए। तो जब मैं इकोनॉमिक्स की थ्योरी में जो लाइनें लिखी होती हैं, जब मैं बात बताऊं सच की, फैक्ट की, तो उस फैक्ट वाली लाइन को हम बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, या पॉजिटिव साइंस भी बोल दो यहां पर। और जब मैं कुछ उम्मीद बताऊं कि ऐसा हो जाना चाहिए, है ना, मैं कोई एक्सपेक्टेशन दे रहा हूं, कुछ ओपिनियन दे रहा हूं, अपनी राय प्रोवाइड कर रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ध्यान रखना दोस्तों, अब क्लैरिटी ले लो अपने दिमाग के अंदर, दोबारा क्लियर कर रहा हूं मैं, कोई भी चीज जिसमें सच्चाई दिखाई देती हो, सच्चाई दिखाई देती हो, बेसिकली सिचुएशन क्या चल रही है, इज, मैं बोल रहा हूं कहीं व्हाट इज से रिलेटेड लिखा है, सच्चाई तो ये भी हो सकती है व्हाट वाज, है ना, इज वाज, जिस भी लाइन में लिखा हो वो सारी लाइनें आपके लिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होंगी। और जिस भी लाइन के अंदर आपको लिखा हो शुड बी, या फिर शुड बी की जगह लिखा होता है ऑट टू बी, ये सारी लाइनें आपके लिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होंगी। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, लिखना नहीं है अभिनव तिवारी भाई, एग्जाम के अंदर एक लाइन लिखी आएगी, आपसे पूछा जाएगा कि ये लाइन नॉर्मेटिव है या पॉजिटिव है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। मैं अभी ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, आपको करने में मजा भी आएगा, लेकिन पहले थोड़ा डेप्थ में चले जाते हैं, ठीक है, डेप्थ में चले जाते हैं, और मॉड्यूल में भी दिखाऊंगा आपको ये टॉपिक है कहां पर, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी दूसरे सारे क्वेश्चन बाद में ले लेंगे, ठीक है। तो चलो आपको एक बात बता देता हूं, देखो दोस्तों, जो लाइनें सच है ना, इनको आप वेरीफाई कर सकते हो, वेरीफाइएबल होती हैं ये, आप इनको चेक कर सकते हो कि ये सच है या नहीं है। विराट कोहली ने आज 70 रन बनाए, मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो 70 रन बनाए हैं, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, समझ रहे हो। इंडिया ओवर पॉपुलेटेड है, आप वेरीफाई कर सकते हो, 140 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है यहां पर, लेकिन इन चीजों को आप वेरीफाई नहीं कर सकते, समझ रहे हो, वेरीफाई नहीं कर सकते। यहां पर तुम प्रेस्क्रिप्शन दे सकते हो, प्रेस्क्रिप्शन का मतलब होता है सलाह, प्रेस्क्रिप्शन दे सकते हो, जैसे डॉक्टर भी सलाह देता है कि तुम्हें सुबह उठकर नारियल पानी पीना चाहिए, चाहिए, है ना अभिनव तिवारी भाई, चाहिए तो चाहिए, तुम्हें सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी चाहिए, दिस इज प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है। और ये तो सीधी सीधी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन का मतलब जानते हो ना, डिस्क्राइब करना किसी भी चीज को, ये लो जी, ओहो, आपके लिए और सुंदर लिख देते हैं, और सुंदर लिख देते हैं, दिस इज डिस्क्रिप्टिव, यानी पेपर के अंदर ऐसे कुछ शब्द आ सकते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जो स्टेटमेंट्स है वो वेरीफाइएबल है क्योंकि सच है, ये डिस्क्रिप्टिव है क्योंकि थ्योरेटिकल कंटेंट है, डिस्क्राइब कर रहा है कोई ना कोई सिचुएशन को, है ना, डिस्क्राइब कर रहा है कोई प्रेजेंट सिचुएशन को। जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ये शुड बी और ऑट टू बी से रिलेटेड होती है, ये प्रेस्क्रिप्टिव इन नेचर होती है, इसकी स्टेटमेंट को आप वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, है ना। ये व्हाट इज और व्हाट वाज से रिलेटेड होती है। इतना समझा दिया, फिर भी एक अलग लेवल का क्वेश्चन पेपर में क्रिएट हो सकता है,
तो आपको जो थॉट प्रोसेस रखना है ना, मतलब ऑलमोस्ट इसके ऊपर ही क्वेश्चन बनेगा। लेकिन आपको जब मैं बताऊं कि यार कभी ऐसा इकोनॉमिक्स में सोचा जा रहा है कि क्या होना चाहिए, तो चाहिए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शुड बी या फिर ऑट टू भी बोलते हैं। हर एक उस लाइन में जिसमें कुछ डिसाइड करने की बात हो रही हो, कि डिसाइड ही तो कर रहे हैं, डिसाइड को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिसाइड ही बोलते हैं। एक वर्ड और है, डिटरमाइन भी बोलते हैं। जब डिटरमाइनिंग की बात हो, कुछ डिटरमाइन करना है भाई, क्या प्राइस होना चाहिए मेरे प्रोडक्ट का, है कितनी डिमांड होगी मार्केट में, तो मेरे को कितनी सप्लाई करनी चाहिए, तो जब चाहिए चाहिए वाली बातें आ रही हैं, वो सारी बातें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। ठीक है, ओके रिपोर्ट है जी। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चन कराना चाहूंगा। यहां पर देखो एक क्वेश्चन लिखा है, भाई आसान क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूं, आसान में तो मैं बहुत आसान क्वेश्चन पूछ सकता था आपसे। क्वेश्चन ये पूछा है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एग्जांपल बता दो, इन चारों लाइन में से कौन सा है। तो आपने को कैसे छांटना है, अपने को कैसे पता लगेगा, भाई जिस लाइन में इज लिखा हो ना वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एग्जांपल है, लेकिन उस क्वेश्चन में इज कहीं लिखा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। जिस लाइन में शुड बी या ought टू भी लिखा हो ना वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का एग्जांपल है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लेकर आया हो, आप जरा ढंग से देखो। ठीक है, यहां क्वेश्चन में पहले तो मैं आपको 30 सेकेंड्स दे दूं ताकि आप इसका आंसर भी दे सको। यहां 3 ऑप्शन है, आपको लिखा है डिटरमाइनिंग, डिटरमाइनिंग, डिटरमाइनिंग। डिसाइडिंग का मतलब भी क्या होता है, डिटरमाइनिंग। मैं लाइन पढ़ ही नहीं रहा हूं, आपको एक अप्रोच दे रहा हूं। जहां पर भी लिखा हो डिटरमाइनिंग मतलब कुछ डिसाइड करने की बात हो रही है, कुछ होना चाहिए, राइट, कैसे होगा। अब ये लाइन तो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी आगे लाइन हो यार, मतलब जैसे यहां लिखा है डिटरमाइनिंग द फेयर प्राइस फॉर फूड, फूड का कोई अच्छा प्राइस डिसाइड करना चाहिए, है ना। तीनों बातें आपको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की तरफ ले जा रही हैं, ये तीनों लाइन नॉर्मेटिव्स की तरफ ले जा रही हैं। कोई लाइन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है राजे, क्योंकि आपको टाइम सेव करना है, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तो थोड़ा फास्ट बनना होगा, राइट, थोड़ी सी ट्रिक्स भी सीखनी होंगी। यहां जो लाइन लिखी है पढ़ लेते हैं, एनालिसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ फूड एंड द क्वांटिटी परचेज्ड। कहता है फूड कोई प्रोडक्ट है, खाना है, खाने की बात हो रही है, खाने के प्राइस और उसकी क्वांटिटी में एक रिश्ता देखना है कैसा है ना, उसका एनालिसिस है। मतलब कोई फैक्ट की बात हो रही है, जैसे कि मैं आपको बोल दूं जब फूड का प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड कम हो गई, ऐसा कुछ रिलेशनशिप, जनरली ऐसा ही रिलेशन होता है। सो दिस इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, ए विल बी द राइट ऑप्शन इन दैट केस। मुश्किल था इसलिए मैंने आपको बहुत जल्दी कराया, मतलब पहले मुश्किल पढ़ाओ की तरफ ही लेकर चला गया, तो मैं दिखाऊं कि क्या होते हैं नजारे। ठीक है, तो हरीश, हिमांशु, आदित्य, दिव्यांश, नलिन, नील, प्रकाश ने सबसे जल्दी आंसर दिया। एक और कर लेते हैं जरा। लो जी, आपको यह बताना है कि कौन सी लाइन नॉर्मेटिव है। तो बाबा मैं क्या करूंगा, मैं इन सब लाइंस में ढूंढूंगा शुड भी कहां लिखा है, या फिर ऑट टू भी कहां लिखा है, या फिर डिटरमाइनिंग कहां लिखा है। ये ढूंढूंगा नहीं ढूंढूंगा, ये ढूंढूंगा। मेरे को मतलब नहीं है कि लाइन क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं ढूंढना स्टार्ट करूंगा, है ना। तो इसके लिए दोस्तों आपको मैं 30 सेकंड्स दूंगा, और आई सजेस्ट कि ऑप्शन डी को पहले पढ़ें, फिर सी को, फिर बी को, फिर ए को। आप डी ही पढ़ लो, आपको पता लग जाएगा। क्यों, ये लिखा ना शुड बी, है ना। तो रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी शुड बी अ मेजर प्रायोरिटी फॉर मिक्स्ड इकोनॉमीज। अब ये मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है, ये टॉपिक आगे आने वाले हैं, इसलिए मैं लाइन को इंटरप्रेट करके नहीं बता रहा अभी आपको, ये टॉपिक डिटेल में आपको पढ़ने हैं, समझे मेरी बात को। चलो जी, तो यहां पर डी विल बी द राइट ऑप्शन, शुड भी लिखा है भाई, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स यही है। ठीक है, चलो जी, बाकी सब फैक्ट बेस्ड लाइन है आपका। अच्छा, आंसर मैंने बता ही दिया है, तो यहां पोल थोड़ा पॉज करना चाहूंगा, बीच में मैं स्टॉप ही कर दिया। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है, रुशील, आदित्य, फैजान, कृष्णा, करण, देवांश, अनुभव, ये सारे बच्चे सही दे रहे हैं आंसर। देखो दोस्तों, लेकिन मुझे जो आज पढ़ाना है ना आपको, मुझे पढ़ाना है बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर, और यहां से पेपर में क्वेश्चन आएगा, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। मतलब जैसे मैं बोलूं आपका नेचर कैसा है, आप बोलोगे मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छी हूं, मैं सच बोलता हूं, है ना, आप अपने बारे में कुछ बताओगे। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ बताने वाला हूं, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आपके सिलेबस में है। तो
वो बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर बनेगा। कुल मिला के 8 पॉइंट आपको करने हैं। तो धीरे धीरे पहले मैं बातें कर लेता हूं आपसे, फिर उस बातों की डिटेल लेंगे, डिटेल में बाद में जाएंगे। ठीक है, पहले एक बारी बातें कर लेते हैं ताकि थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल डेवलप हो जाए। दोस्तों मैं सीधा सीधा बोलता हूं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस है, साइंस है। तो तुम्हें पहले यह बताना चाहूंगा बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है तो क्यों है, राइट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइंस होती क्या है। अब तुमने देखा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, यार ये साइंस है। देखो साइंस का असली मतलब पता है क्या होता है? साइंस का असली मतलब होता है लॉजिक। जो चीज लॉजिक है, जिस चीज के कॉज एंड इफेक्ट क्लियर है, मतलब किस रीजन, किस कॉज की वजह से क्या इंपैक्ट आएगा। अगर मैं 2 को 2 में प्लस कर दूंगा तो इफेक्ट क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, तो ये मैथ भी एक साइंस ही है, समझ रहे हो। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस है। साइंस की एक खास बात होती है, साइंस के ऊपर एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। सिस्टमेटाइज्ड बोल लो, सिस्टमेटिक बोल लो, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब जो साइंस की नॉलेज होती है उसके ऊपर एक सिस्टमैटिकली बॉडी होती है, बुक्स लिखी होती है। भाई साइंस में हवाई फायर नहीं होते, बिना हाथ पैर की बात नहीं होती, हवा में नहीं होती बातें, लॉजिक के साथ होती है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी हवाई फायर नहीं हो रहे, तुक्कम तुक्की नहीं चल रही, लॉजिकल बातें होती है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में इवन ये भी पढ़ते हो आप। देखो सिंपल सी बात, अगर कोई माल महंगा हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, तो उस माल की डिमांड कम हो जाएगी। ये तो बहुत बेसिक बात बता रहा हूं आपको मैं, बहुत बेसिक बात बता रहा हूं। इसको डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में और पढ़ेंगे, समझ रहे हो। तो यहां पर यार बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम बहुत सारे फैक्ट्स को स्टडी करते हैं, बहुत सारे लॉजिक्स जनरेट करते हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है, समझे मेरी बात को। चलो जी भाई, बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस होने के साथ साथ आर्ट्स भी है। अब तुम बोलोगे यार ये तो आर्ट्स कॉमर्स साइंस ये तो स्ट्रीम होती है, ठीक है। हाँ ऐसा ही है। आर्ट का तुम्हें लेकिन एक असली मतलब बताऊं, आर्ट का मतलब होता है कला। कला, राज्य तुम्हारे अंदर क्या कला है? किसी के अंदर कला होती है वो डांस कर लेता है, कोई अच्छा गाना गा लेता है, कोई कॉमेडी अच्छी कर लेता है, ठीक है। ये सब चीजें कला है ना। और कला एक पर्सनलाइज्ड तरीका है। पर्सनलाइज्ड तरीका मतलब डांस मुझे भी करना आता है, आपको भी करना आता है। जब आप और मैं दोनों एक स्टेज पे परफॉर्म करेंगे, हो सकता है कि आप मुझसे बेहतर डांस करो, समझे। हो सकता है कि गाना तुम्हें भी गाना आता है, गाना मुझे भी गाना आता है, लेकिन मैं बाथरूम सिंगर वाला गाना गाने वाला हूं, ठीक है। हो सकता है कि जब हम दोनों परफॉर्म करें तो आप अच्छा गाना गा लो। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकली जब अप्लाई होती है, प्रैक्टिकली जब अप्लाई होती है, भाई प्रैक्टिकली अप्लाई होती है, जब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है तो इसके अंदर कुछ रूल्स तो फॉलो किए जाते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के, ठीक है। वो आगे आएंगे रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, मतलब जो कॉन्सेप्ट है वही रूल्स एंड प्रिंसिपल है। लेकिन हो सकता है कि तुम उनको किसी और तरीके से अप्लाई करो, मैं उनको किसी और तरीके से अप्लाई करूं। भाई सीए तुम भी बनोगे, तुम्हारा दोस्त भी सीए बनेगा, लेकिन तुम्हारी ऑब्जर्वेशंस किसी कंपनी को लेकर अलग हो सकती है, तुम्हारे दोस्त की ऑब्जर्वेशंस किसी कंपनी को लेकर अलग हो सकती है। आज प्राइम मिनिस्टर कोई और है, कल कोई और होगा, पहले कोई और था, लेकिन इन सबकी जो पर्सपेक्टिव है देश को देखने का वो अलग अलग हो सकता है, समझे। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद जब आप इसके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे तो बाबा आप अलग तरीके से करोगे, दूसरा अलग तरीके से कर सकता है, ये बात होती है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स एक आर्ट है, कला है, समझ गए। अदिति शुक्ला थैंक यू सो मच। तो आपको यहां बात समझनी चाहिए, और सुन लो मेरी बात। देखो जी, इको दो तरीके की होती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। पता है ना आपको। एक अंदर की बात बता देता हूं, देखो जी, ग्रीक कंट्री का वर्ड था, क्या नाम था? ओइको नोमिया। इसका मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। हाउस होल्ड को मैंने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया। इस वर्ड को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बोलते हैं।
इस वर्ड को ही तो बोलते हैं इंग्लिश में इकोनॉमिक्स। अब दूसरी बात सुन लो, ग्रीक कंट्री का एक और वर्ड है माइक्रोज। माइक्रोज इसका मतलब होता है स्मॉल, इंग्लिश में इसको माइक्रो बोलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स यहीं से निकला है। थर्ड नंबर पे ग्रीक कंट्री का वर्ड है मैक्रोज, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लार्ज। और मैक्रोज इसका मतलब होता है लार्ज, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ये वाला मैक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द यहां से आया है। आप इतना जानते हो माइक्रोज मैक्रोज, चलो कोई बात नहीं, छोटी सी बात थी। अब देखो दोस्तों, कहते हैं जो हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर लार्जली बेस्ड है। लार्जली बेस्ड है। इवन माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द हार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। हम मेनली बिजनेस इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले चीजें पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम अपने बिजनेस को रन कैसे करना है, अपने बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं। बिजनेस हमारा एक इंडिविजुअल पर्सनल मैटर है। हम अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट का एनालिसिस कैसे करना है, डिमांड का एनालिसिस कैसे करना है, ये बातें आगे आने वाले चैप्टर में आएगी। दीपक गुप्ता लिखना नहीं है किसी बच्चे को, सिर्फ सुन लो, ठीक है? हाँ जी अशोक भाई, लार्ज का मतलब बड़ा मान लो आप। थैंक यू अंशुल। ठीक है, तो पर्सनल मैटर इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में हम पढ़ते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में ज्यादा। क्या बोला मैं? ज्यादा इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ा जाएगा, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर में वो टॉपिक आएंगे तो आगे पता लगेगा उसके बारे में। ठीक है, ये तो बस पहला। अच्छा, बच्चे ने पूछ लिया सक्सेस रूट, ठीक है मैं बताऊंगा बेटा, आपको बताऊंगा। लार्जली बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स है बिजनेस इकोनॉमिक्स, लेकिन आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को भुला नहीं सकते। कहते हैं कि बिजनेस है ना, कोई अकेलेपन में अलोन ऑपरेट नहीं होता। तुम दुकान खोल के बैठ जाओगे, तुम दुकान खोल के बैठे हो, अकेले में बिजनेस ऑपरेट नहीं होगा, ग्राहक भी होना चाहिए। समझ रहे हो? तो अदर एक्सटर्नल लोग भी होने चाहिए तुम्हारा सामान खरीदने के लिए। तो जब एक्सटर्नल लोग होंगे, कस्टमर्स भी मार्केट में होंगे, तो भैया उनकी एम्प्लॉयमेंट की बात भी होगी। ठीक है, जब वो उनकी नौकरी लगी होगी, वो पैसा कमा रहे होंगे, तभी तो तुम्हारा धंधा चलेगा। जब कस्टमर अर्निंग कर रहे होंगे तब तुम्हारे से माल खरीदेंगे, वरना तुम्हारा माल कोई क्यों खरीदेगा? बात सही है गलत है? तो जो एक्सटर्नल चीजें होते हैं, एम्प्लॉयमेंट जो है, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। तो भैया आप जब बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ टूल्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी शामिल होते हैं। यानी पेपर में क्वेश्चन आएगा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, माइक्रो और मैक्रो दोनों पढ़ते हैं, लेकिन लार्जली किसको पढ़ते हैं? लार्जली माइक्रो को पढ़ते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेगा, मैं कराऊंगा अभी आपको क्वेश्चन, डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, मेन पॉइंट्स कर लिए हैं। अब मैं आपको इसके, देखो ये 4 पॉइंट बता दिए हैं, 8 पॉइंट आपको करने हैं, तो नॉर्मली अब स्टार्ट कर देते हैं। नेचर पढ़ना है आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स का, और दोस्तों 8 पॉइंट है आपके सामने। मैं पेन दूसरे लेवल का ले लेता हूं, और पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपके सामने, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज साइंस। साइंस क्या होता है? साइंस हर एक वो चीज है जिसके ऊपर सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एग्जिस्ट करती है, एक सिस्टमैटिक चीजें एग्जिस्ट करती है। मतलब हवाई फायर नहीं, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए, लॉजिकल बातें होनी चाहिए, जिसके बीच में कोई ना कोई कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी होगा, कारण और परिणाम का रिलेशन भी होगा। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, इसके अंदर आप मैथमेटिक्स भी देखोगे, थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स भी देखोगे, इकोनोमेट्रिक्स भी देखोगे। इकोनोमेट्रिक्स वैसे सीए फाउंडेशन में नहीं देखने वाले हो आप। देखो यार, एक बात तुम्हें बता रहा हूं पृथ्वी भाई, इस क्लास के अंदर 3 बार बोल चुका हूं, नहीं लिखना नहीं लिखना नहीं लिखना। तुम फिर भी पूछोगे तो मैं इस क्वेश्चन का आगे जवाब आपको यही दूंगा कि नहीं लिखना। आप मुझसे बार बार रिपीट करवाओ या फिर कॉन्सेप्ट पे समझने में दिमाग लगाओ, आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है? हाँ श्रेया, बहुत सही बोल रहे हो आप। ठीक है, चलो जी। ये जो मैथ है उसमें भी लॉजिकल बातें होती हैं। 4+4 8 ही होगा, हमेशा 8 होगा। स्टैटिस्टिक्स में भी हम मीन मोड मीडियन पढ़ते हैं, तो वहां पर भी फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला से ड्राइव होकर ही रिजल्ट कोई ना कोई निकलता है, लॉजिक के ऊपर बेस्ड होता है। इकोनोमेट्रिक्स भी मैथ्स और इकोनॉमिक्स का बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है। ये सब ये बताते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इन सभी सब्जेक्ट को कंबाइन करता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। जो डिसीजन साइंस होती है ना, मतलब डिसीजन भी एक साइंस ही है। ओके,
तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट करता है उनको, बिजनेस इकोनॉमिक्स जोड़ता है, इंटीग्रेट का मतलब जोड़ना। बिजनेस इकोनॉमिक्स डिसीजन साइंस के लिए जोड़ता है मैथ को, स्टैट्स को और इकोनोमेट्रिक्स को, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है इसके अंदर जो पढ़ाए जाते हैं। तो कुल मिला के आप बोल सकते हो कि विद इकोनॉमिक थ्योरी टू अराइव एट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के गोल्स को अचीव करने के लिए हम इकोनॉमिक थ्योरी को यूज करते हैं, जिसमें डिसीजन लेने के लिए हम इन सब्जेक्ट को कंबाइन कर सकते हैं। कैसे कंबाइन कर सकते हैं? अभी देखो, आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना चाहिए या नहीं चाहिए, यह डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, यहां आती है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, ये जो मैं बातें बोल रहा हूं, ये पढ़नी है चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है? तो श्योर है, ये बोलना चाहता हूं, राइट? तो ये बोलता है इट फॉलोज साइंटिफिक मेथड एंड इंपेरिकली टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द रिजल्ट। यानी कहने वाला है कि ये लॉजिकल मेथड्स को यूज करता है, और जो पहले टेस्ट हो चुके हैं, जो हिस्टोरिकल है, इंपेरिकली मतलब जो टेस्टेड मेथड है, पुराने मेथड्स हैं, उसके ऊपर बेस्ड है, सॉर्टेड है। यानी तुम्हें दिमाग में सिर्फ एक बात रखनी है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है। क्यों साइंस है? क्योंकि इसके ऊपर कोई सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एग्जिस्ट करती है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। और मॉड्यूल में दिया नहीं हुआ, वैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स कौन सी साइंस है? तो बिजनेस इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। कौन सी साइंस है? सोशल साइंस है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं है, सोशल साइंस है, ठीक है? ये वर्ड भी आप नोट कर सकते हो, कहीं क्वेश्चन बन गया तो आप बोल दोगे, ठीक है? सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, सेकंड पॉइंट दिया हुआ है भाई, आप देखोगे ये रहा, बिजनेस इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है। आर्ट कैसे है? एज इट इन्वॉल्व प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी फर्म के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, उसको अचीव करने के लिए आप इको के रूल और प्रिंसिपल को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो, प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो, इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट है। लेकिन आप यह भी जान गए हो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल को बोलते हैं प्रैग्मेटिक। तो यह भी एक नेचर बन जाता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैग्मेटिक है, मतलब सिर्फ थ्योरी 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 नहीं है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसकी। प्रैक्टिकल होने को प्रैग्मेटिक बोलते हैं। देवाशीष पूछ रहे हैं सर इकोनोमेट्रिक्स का मतलब क्या है? इकोनोमेट्रिक्स एक सब्जेक्ट होता है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में होता है, वो आपको नहीं पढ़ना, ठीक है? होता है इको का हिस्सा ही है, ठीक है? चलो जी, तो अब मैं इस पे आऊंगा, दोबारा आऊंगा, लेकिन मैं लाइन बाय लाइन चल रहा था। तो पहला, इट इज अ साइंस। दूसरा, इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि इट इज लार्जली बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक बिजनेस मैनेजर जनरली अपनी कंपनी के प्री डिटरमाइंड गोल्स को अचीव करने के पीछे लगा रहता है। हर एक कंपनी पहले से ही डिटरमाइन करके रखती है कि उसको प्रॉफिट कितना बढ़ाना है, उसको सेल्स कितनी बढ़ानी है, कितनी नई ब्रांच खोलनी है, कितने नए कस्टमर उसके पास आ जाएंगे। तो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसको अचीव करने के लिए वो बिजनेस इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज करता है। तो लिखा है यहां पर, अ बिजनेस मैनेजर इज यूजुअली कंसर्न्ड, कंसर्न्ड का मतलब चिंतित है उस बात को लेकर, किस बात को? अबाउट अचीवमेंट ऑफ द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन। जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कुछ पहले से सेट ऑब्जेक्टिव्स है, उसको अचीव करने के पीछे लगा हुआ है, सो एज टू एंश्योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड प्रॉफिटेबल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी वो चाहता है कि उसकी कंपनी जिंदगी में लंबे टाइम तक चलती रहे, यानी छोटी मोटा स्टार्टअप होकर फुस ना हो जाए, पेटीएम वाला मामले की तरह ना रहे, वो रहे जियो की तरह, एयरटेल की तरह, है ना, अंबानी की तरह। ऐसा सब हर कोई चाहता है, चाहता है नहीं चाहता, चाहता तो है। तो सिंस बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड मोर विद द डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल एस्टैब्लिशमेंट, तो एक बिजनेस की जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स होती है उससे ज्यादा रिलेटेड है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इट रिलाई हैवीली ऑन द टेक्निक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की टेक्निक्स पे ज्यादा हैवीली रिलाई करता है। दो वर्ड ध्यान रखना, पेपर में आएंगे जो मैं बता रहा हूं, हाईलाइट कर देता हूं आप लोगों के लिए। देखो जी, एक तो ये हैवीली ध्यान रखना, और एक ये लार्जली। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम माइक्रो मैक्रो दोनों पढ़ते हैं, लेकिन वो लार्जली माइक्रो पे डिपेंड करता है, बस ये ध्यान रखना। ओके,
चलो जी आगे बढ़ते हैं उस्ताद, 2 पॉइंट हो गए हैं। तीसरा पॉइंट है इनकॉर्पोरेट एलिमेंट ऑफ मैक्रो एनालिसिस। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है शामिल होना। कहता है बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो एनालिसिस है वो भी शामिल किए जाते हैं। आप सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करने से, यानी इंडिविजुअल अकेले के बारे में सोचोगे, इससे बात नहीं बनेगी, आपको बाहरी रीजन की वजह से भी समझना पड़ेगा। शौर्या गुप्ता मेरी बात समझना, देखो जी मैं कहता हूं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करता। वैक्यूम का मतलब होता है अलोन, अकेले ऑपरेट नहीं करता। आप सिर्फ बिजनेस खोल के बैठ गए नहीं चलेगा भाई, ग्राहक होने चाहिए। ठीक है, छवि चौहान मैं बताऊंगा कैसे होंगे। ग्राहक होने चाहिए, ग्राहक होने चाहिए। ग्राहक जब इनकम अर्न करेंगे, एम्प्लॉयमेंट में होंगे, तभी तो तुम्हारा सामान खरीदेंगे, है ना। तो ये एम्प्लॉयमेंट, इनकम, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के इश्यूज नहीं है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखने होंगे कि देश में महंगाई कितनी चल रही है। भैया महंगाई ज्यादा चल रही है तो हो सकता है कि तुम्हारा सामान कम बिकेगा, है ना, हो सकता है। तो यार यहां पर ये लाइन लिखी आ सकती है कि अ बिजनेस यूनिट डज नॉट ऑपरेट इन अ वैक्यूम। वो अकेले ऑपरेट नहीं करता, उसको बाहरी चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बाहरी चीजें क्या, जैसे कि देश में एम्प्लॉयमेंट का लेवल, इनकम का लेवल, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी ध्यान रखनी पड़ेगी। भाई गवर्नमेंट ने क्या पता तुम्हारे प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स ज्यादा बढ़ा दिया, क्या पता गवर्नमेंट तुम्हारे प्रोडक्ट को बैन करने वाली हो, है ना ऋषिकेश, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बैन करने वाली हो। सरकार की टैक्सेशन पॉलिसी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, तुम कहीं पैसा जमा कराओगे तो तुम्हें क्या इंटरेस्ट मिलेगा, तुम लोन मांग रहे हो तो तुम्हें क्या इंटरेस्ट मिलेगा। करेंसी का रेट क्या है, डॉलर कितने रुपए का आ रहा है भैया, उसको एक्सचेंज रेट बोलते हैं। इंडस्ट्रीज, कंपटीशन, प्राइसेस, डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय की वेज कितनी देनी पड़ेगी, सैलरी कितनी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट्स हैं। तो ज्यादा बड़ी बात नहीं, एक बार जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं ना, मेरी लैंग्वेज सुनते रहो, एक बार सुन लो। मैं जब तुम्हें इसको शॉर्ट में बताऊंगा ना तो तुम्हें पता लग जाएगा पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो हमें करना क्या है। समझ रहे हो, एक बार बस लाइन सुन लो। ये 8 पॉइंट कराने वाला हूं। तीसरा पॉइंट ये रहा और चौथा पॉइंट मैं आपको भी थोड़ी देर पहले करा चुका था। ये आर्ट होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड है तो इसलिए बता दिया। 5वां पॉइंट है बिजनेस इकोनॉमिक्स यूज करती है थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। देखो जी मार्केट की थ्योरी है, मार्केट काफी सारे तरीके की होती है। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये जितनी भी टाइप ऑफ मार्केट है ये चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे आप। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इनको यूज करती है, हाँ यूज करती है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो ये चैप्टर नंबर 4 में तुम्हारे सामने आएगी। ओके, तो लिखा है बिजनेस इकोनॉमिक्स लार्जली यूज द थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। भैया कोई भी फर्म है, कितनी डिमांड करेगी, कितनी सप्लाई करनी चाहिए, क्या उसका इक्विलिब्रियम होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब बेस्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए उसकी। ठीक है, वो सब इसके अंदर पढ़ाया जाता है। तो इट यूजेस द थ्योरी ऑफ फर्म, एक फर्म की थ्योरी भी यूज करेगी। रिसोर्स को कैसे यूज करना है, एलोकेट करना मतलब कैसे लगाना है। तो इट इज द बैकड्रॉप ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी के अंदर जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, एंटरप्राइज होते हैं, उन सबकी ये बैकड्रॉप है। बैकड्रॉप का मतलब आप ये मान सकते हो इट इज अ बेसिक चीज है। हाँ यशविनी, ये एग्जाम में आएगा और किस तरीके से आएगा अपूर्वा इंदानी मैं बताऊंगा। और बिजनेस इकोनॉमिक्स अपने आप में प्रैग्मेटिक अप्रोच है, यानी इट इज प्रैक्टिकल अप्रोच, सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। देखो लाइन क्या लिखी है पेपर में, यहां से लाइन आएगी। और दिस पॉइंट इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला, इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया। अब जरा ढंग से पढ़ना इसको। लिखा है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है ना, अभी अगर आपने नहीं पढ़ी है, आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट हो जाएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इको होती है ना, इसमें बहुत सारी अजम्पशंस हैं, इसको बहुत ज्यादा इमेजिनेशन पे बनाया हुआ है। ठीक है, अमन जैन वेट करो, इसको बहुत कुछ इमेजिन करके बनाया हुआ है, ये है माइक्रो। लेकिन कहता है बिजनेस इको है ना, वो माइक्रो की तरह इमेजिनेशन नहीं है, बिजनेस इको प्रैक्टिकल है। तो लिखा क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है इमेजिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसके अंदर प्योर थ्योरी है और ऐसी चीजें हैं जिसमें
सच्चाई वाली अजम्पशंस नहीं है, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस है। लेकिन अगर तुम कंट्रास्ट करो यानी कंपेयर करो तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक, बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल है। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या हो गया? प्रैक्टिकल, राज्य प्रैक्टिकल, ठीक है, क्योंकि इट टैकल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स विच द फर्म फेस इन द रियल वर्ल्ड। बिजनेस इकोनॉमिक्स में तुम वो पढ़ते हो जो हम रियल वर्ल्ड में फेस करते हैं। एक्चुअली क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत पुरानी हो गई, मतलब जो 100 साल पुराने 200 साल पुराने इकोनॉमिस्ट थे उनकी लिखी हुई थ्योरी को आज भी पढ़ रहे हैं हम, लेकिन वो सच्चाई में अप्लाई होती है या नहीं होती है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो बोलते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब भूमि अग्रवाल, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इमेजिनेशन है, एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल है। कोई भी बच्चा पूछेगा कि प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है, तो मैं बता रहा हूं प्रैग्मेटिक का मतलब ही होता है प्रैक्टिकल, बस, ठीक है। अब सोमदास पूछ रहा है सर बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल क्यों है? देखो राजे, अब मैं आपको ढंग से बताता हूं, चलो बच्चा बोलेगा, देखो माइक्रो इको में ना एक कॉन्सेप्ट आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा ये कि जब प्राइस बढ़ता है तो लोग डिमांड कम करते हैं, यानी कोई भी सामान महंगा होने पर लोग उसको कम खरीदते हैं। ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, सच है या नहीं है? लोग बोलेंगे हाँ ये सच है, लेकिन दोस्तों यहां पर एक बात अज्यूम कर रखी है कि जो हमारा कंज्यूमर है वो ढीठ नहीं है। ढीठ मतलब वो रिजिड नहीं है भाई, अज्यूम कर रखी है। रियलिटी में क्या होता है, कभी कभी प्राइस बढ़ता है ना, बंदा ढीठ होता है, कहता है नहीं मुझे तो यही चाहिए, चाहे कितना भी प्राइस हो जाए वो उसको लेता है, ठीक है। यहां पर तुमने अज्यूम किया हुआ है कि जो कंज्यूमर की इनकम है वो भी कांस्टेंट है, यानी कभी कभी तुम देख रहे हो जो सामान महंगा होता है तुम उसको ज्यादा खरीद लेते हो क्योंकि तुम्हारी इनकम बढ़ चुकी है। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या बोलता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या बोलती है, अरे भाई इसको भी देख ले, क्या पता प्राइस भी बढ़ाओ उसकी इनकम भी बढ़ गई हो तो वो डिमांड कम क्यों करेगा। दिस इज द रियलिटी, समझ रहे हो, थोड़ा प्रैक्टिकल है। ओके चलो जी भाई, हो गया। अगला है सेवंथ पॉइंट। सेवंथ पॉइंट बोलता है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत सारे डिसिप्लिन पे डिपेंड करता है, तो यहां डिसिप्लिन का मतलब जान लो बाबू। जब यहां पर डिसिप्लिन लिखा है तो डिसिप्लिन का यहां पर मतलब है सब्जेक्ट। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट शामिल होते हैं, मैथ भी शामिल होता है, स्टैटिस्टिक्स भी शामिल होती है, ऑपरेशन अकाउंटेंसी भी शामिल होती है, तुम वो भी देखोगे। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जब तुम पढ़ते जाओगे आपको पता लगता जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें इनकॉर्पोरेट होती है, मतलब शामिल होती हैं। बहुत सारे टूल्स शामिल होते हैं, चाहे वो मैथ्स के हो चाहे वो ऑपरेशन रिसर्च के हो, ये भी एक सब्जेक्ट है। मैनेजमेंट की थ्योरी का भी सब्जेक्ट होता है, अकाउंटेंसी भी होती है, मार्केटिंग भी है, फाइनेंस भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है और इकोनोमेट्रिक्स भी है। ये सारे सब्जेक्ट आप पढ़ते नहीं हो, लेकिन मैं बता रहा हूं इन सभी सब्जेक्ट के टूल्स आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स में शामिल होते हैं। तो इसलिए बिजनेस इको को तुम बोल सकते हो अब्दुल्ला भाई कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में बहुत सारे डिसिप्लिन आते हैं। डिसिप्लिन का मतलब यहां पर सब्जेक्ट है। ओके चलो जी, लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, लास्ट पॉइंट बता रहा हूं। लो जी, मैंने आपको शुरू में बताया था ना नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जनरली नॉर्मेटिव इन नेचर है। क्या है? नॉर्मेटिव इन नेचर। देखो भाई जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहां बच्चा फंसता है, यहां बच्चा फंसेगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो होती है जो फैक्ट के ऊपर बेस्ड होती है, डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स बोल सकते हो इसको। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वो होती है जिसमें तुम कोई ओपिनियन क्रिएट कर रहे हो, शुड बी का यूज कर रहे हो, ये प्रेस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स होती है। तो हम इकोनॉमिक्स में इको जब तुम पढ़ते हो, बिजनेस इको, मान लो कोई दिक्कत आ रही है तुम्हारी कंपनी में, तुम्हारी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तुम फंसे हुए हो, तो फंसी हुई सिचुएशन का क्या करना, आपको यह सोचना है कि ये ठीक कैसे होगी, क्या होगी आइडियल सिचुएशन, बेस्ट सिचुएशन क्या होनी चाहिए। तुम हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते हो कि मेरे यार लॉस चल रहा है, अभी लॉस चल रहा है, ये बात तो ठीक है, लेकिन तुम इस लॉस वाली सिचुएशन को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो क्या करना चाहिए कि आपको प्रॉफिट ज्यादा हो जाए, क्या करना चाहिए कि आपकी सेल्स ज्यादा बढ़ जाए, क्या करना चाहिए कि आप ज्यादा पॉपुलर हो जाओ, है ना। तो इसके लिए आपको भविष्य के बारे में सोचना होगा, यानी नॉर्मेटिव सोचना होगा। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम नॉर्मेटिव बातों को ज्यादा सोचते हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जनरली क्या, जनरली नॉर्मेटिव है, ध्यान रखना,
बिजनेस इकोनॉमिक्स जनरली नॉर्मेटिव है, लेकिन दोस्तों जनरली नॉर्मेटिव है, मैं समझ गया, लेकिन आप एक बात बताओ कि क्या तुमने फ्यूचर के बारे में सोचने से पहले ये नहीं देखा कि अभी क्या चल रहा है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, व्हाट इज द रियल सिचुएशन, ये नहीं देखी आपने? ये भी तो देखी है। तो मॉड्यूल की लैंग्वेज थोड़ी खतरनाक है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट यानी पेपर में क्वेश्चन आए कि बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव है या पॉजिटिव है, तो आप बोलोगे बोथ है। पहले तुम पॉजिटिव चीजों को देखते हो, फिर नॉर्मेटिव को देखते हो ना, पहले प्रेजेंट सिचुएशन देखोगे, फिर फ्यूचर की तरफ जाओगे ना कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो दोनों है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बोथ नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव। लेकिन जब लिखा है कि जनरली बताओ क्या है वो, तो जनरली वो नॉर्मेटिव है, क्योंकि ज्यादातर चीजें नॉर्मेटिव ही होती हैं। ऐसा ही माइक्रो और मैक्रो में है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो दोनों पढ़ते हैं, छोटी और बड़ी दोनों चीजें पढ़ते हैं, लेकिन लार्जली क्या पढ़ते हैं? माइक्रो पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं, बहुत बड़े लाइन लिखी हुई है, येलो कलर यहां से निकाल लेते हैं, ये लो जी। बोला है इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी होती है, जो भी कंपोनेंट्स है, जो भी आप इसके अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, इट हैज डेवलप्ड अलोंग टू लाइंस। इसके अंदर दो लाइंस होती हैं, एक होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जो भी थ्योरी लिखी हुई है दो लाइंस पे डिपेंडेंट है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। ठीक है जी। पॉजिटिव और प्योर साइंस एनालिसिस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को दिखाते हैं, यानी पॉजिटिव को प्योर साइंस बोल देते हैं क्योंकि वो अभी प्रेजेंट में सच्ची बात है। ठीक है, और कहता है इसके अंदर कोई जजमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। मेरी जेब में 5 रुपए हैं, मेरी जेब में 5 रुपए हैं, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो गई, आई है ना। व्हाट इज द करंट सिचुएशन मैंने बता दी, मेरी जेब में 5 रुपए हैं। अब इसके ऊपर तुम कोई जजमेंट पास नहीं कर सकते, 5 रुपए है तो है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मैं कल मेरे पास 5 करोड़ रुपए होंगे, तुम जजमेंट पास कर सकते हो, अबे कहां से लाएगा, है ना। तो जजमेंट पास होती है नॉर्मेटिव चीजों पर, पॉजिटिव चीजों पर जजमेंट पास नहीं होती, क्योंकि वो तो करंट अफेयर है ना। लेकिन दोस्तों जो करंट वाली चीजें होती हैं वो व्हाट इससे मतलब रिलेटेड होती हैं, समझ गए ना। और अब मैं आपको बताऊं तो इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हो डिस्क्रिप्टिव होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होती है। ठीक है, इतना समझ गए। अब आगे की बात पे आ जाओ बाबा। यहां पर बोल रहा है कि इसके विपरीत अगर आप सोचो, अगेंस्ट दिस सोचो, एक नॉर्मेटिव साइंस नाम की चीज होती है जिसमें वैल्यू जजमेंट आप दे सकते हो कि तू कर पाएगा नहीं कर पाएगा, सीए फाउंडेशन पास होगा, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये प्रेस्क्रिप्शन देती है, डॉक्टर की तरह सजेस्ट करती है कि व्हाट शुड बी डन, क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, किसी भी कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है किसी काम को कोर्स ऑफ एक्शन बोल सकते हो आप। जैसे कि मेरा टारगेट है, उसको कोर्स ऑफ एक्शन बोल सकते हो। मुझे सीए फाउंडेशन पास करना है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, राइट। ओके, तो मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए। और कहते हैं जो नॉर्मेटिव साइंस होती है या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है, उसके अंदर वेलफेयर को ध्यान में रखा जाता है। तो वेलफेयर कंसिडरेशंस आर एम्बेडेड इन नॉर्मेटिव साइंस। एम्बेडेड का मतलब हो गया इंक्लूडेड। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हमेशा सोचा जाता है कि वेलफेयर कैसे होगा, सच्चाई तो यही है कि वेलफेयर के बारे में ही सोचते हैं, वेलफेयर कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, समझे यार। ये 8 पॉइंट है, अगर तुम्हें एक भी समझ नहीं आया ना, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। आप सिर्फ ये देखो ये पॉइंट लर्न कैसे होंगे। मैं जानता हूं कि इन 8 पॉइंट को आप ऐसे ऐसे पढ़ते रहोगे तो काफी बातें दिमाग में बसेगी, काफी बातें दिमाग में नहीं बसेगी, लेकिन करना क्या है अब सुनो। देखो जी, प्यार से सुनना है, मैं समझ गया तुम्हारे दिल का दर्द क्या है। चलो जी, थोड़ा पेन का कलर मोटा कर लेते हैं, ठीक है जी। ओके भैया, ये लिख रहा हूं मैं नेचर, जो अभी आपने पढ़ा है मेरे साथ, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, ये टॉपिक है और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है जी, क्या नेचर है आप इधर देखो। पहले नंबर पे बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस है, मान गए। दूसरे नंबर पे बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट्स भी है, मान गए। तीसरे नंबर पे इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं हम लार्जली, ठीक है जी, मान गए। हाँ भाई हाँ, ये प्रैग्मेटिक अप्रोच है, प्रैग्मेटिक का मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच है, मान गए। चलो जी, पांचवें नंबर पे
इसमें मैक्रो भी तो पढ़ते हैं भाई, माइक्रो माइक्रो थोड़ी, मैक्रो भी इसके अंदर शामिल होती है, लेकिन लार्जली माइक्रो शामिल होती है। ठीक है जी। 8 पॉइंट थे ना। अब ये इंटरडिसिप्लिनरी है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं। मैथ्स भी है, स्टैट्स भी है, ऑपरेशन भी है ना। और बेसिकली नॉर्मेटिव इन नेचर है। हाँ, होती तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी है इसके अंदर, लेकिन नॉर्मेटिव इन नेचर है। आपने लास्ट वाला पॉइंट देखा था ना। ठीक है ना, नॉर्मेटिव इन नेचर है। और यहां पर थ्योरी ऑफ मार्केट हम यूज करते हैं, मतलब मार्केट के बारे में भी यहां पढ़ा जाता है, थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट इंटरप्राइज। तो अब ध्यान रखना मोटे मोटे लेवल पे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, ये चीज तुम्हें नोट करनी है। बाकी तो मैंने जो आपसे बातें करी है, जो भी करी है, वो तुमने सुन ली, तो सुनना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैं एक काम करता हूं, इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाता हूं। साइंस का तुम एस पकड़ लो, आर्ट्स का ए पकड़ लो, माइक्रो का एम पकड़ लो, और पी का, प्रैग्मेटिक का पी पकड़ लो। क्या बोला मैंने? SAMP बोला, सांप। सांप, सांप, सांप होता है ना, सांप ऐसे डसता है, लेकिन ये सांप खाता है मिंट वाली गोली। कौन सी गोली? मिंट वाली। अब कलर चेंज करो। मैक्रो का फिर से एम पकड़ लो, इंटर का आई पकड़ लो, नॉर्मेटिव का एन पकड़ लो, और थ्योरी का टी पकड़ लो। थ्योरी है ना, टी। ठीक है, तो ठीक है, MINT, मिंट। ये क्या बन गया? मिंट। मिंट। तो सांप मिंट करके, भाई सांप मिंट है, ये नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया। हमें ऐसे करके ये याद हो सकता है। ये तो मैंने कुछ भी बना दिया, आप ऐसे कुछ भी अपना, इसको बोलते हैं निमोनिक्स बनाना या एक्रोनिम बनाना, शॉर्ट करके, तो तुम इसको याद भी रख सकते हो। लेकिन दोस्तों, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? क्या पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा सर आपने बताया? भाई देखो, साइंस से रिलेटेड वर्ड ध्यान रखना। एक तो कोज एंड इफेक्ट, रिलेशनशिप, और एक वो सिस्टमेटाइज्ड, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का वर्ड ध्यान रखना। ठीक है, आर्ट से याद रखना, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं इकोनॉमिक्स में कुछ, इसका मतलब कि कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, इसको अप्लाई करते हैं हम, उनकी एप्लीकेशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जब जब माइक्रो, तो ध्यान रखना कि इंडिविजुअल प्रॉब्लम, फर्म की जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड हम सॉल्व करते हैं। और दिस इज लार्जली, वर्ड को ध्यान रखना, लार्जली या फिर हैवीली। बिजनेस इकोनॉमिक्स हैवीली, लार्जली माइक्रो पे डिपेंडेंट करती है। प्रैग्मेटिक का मतलब प्रैक्टिकल, जहां जहां प्रैक्टिकल लिखा है आप समझ जाना प्रैग्मेटिक की बात हो रही है। मैक्रो का मतलब आप ध्यान रखना कि वैक्यूम जब भी लिखा है, इट डज नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम, अकेले ऑपरेट नहीं करता, कुछ एक्सटर्नल चीजें भी हैं जो ध्यान रखनी पड़ती है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब मल्टी सब्जेक्ट की बात हो रही है, मल्टी सब्जेक्ट, मैथ, स्टैट्स, ये सब जब लिखे आएंगे, ठीक है, ये सब जब लिखे आएंगे तो समझ जाना ये वाला पॉइंट के बारे में बात हो रही है। मैथ्स हो गया, स्टैट्स हो गया, इकोनोमेट्रिक्स हो गया। ठीक है, जब नॉर्मेटिव लिखा है तो आप समझना, जब लिखा हो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जनरली किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मेटिव पे, लेकिन वो नॉर्मेटिव और पॉजिटिव दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ जयाल, बिल्कुल, जब मैनी सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड होते वही होता है। थ्योरी ऑफ मार्केट में ध्यान रखना, जब भी बात आए कि मार्केट के टाइप्स, टाइप्स ऑफ मार्केट की थ्योरी भी इसमें यूज होती है। कितने टाइप्स की मार्केट होती है, ये चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। ऐसे कुछ वर्ड लिखे आएंगे, तो ऐसे वर्डों के ऑप्शन आपके पास होंगे, आप उसको टिक कर देना, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। आएगा भाई आएगा, ये समरी बना के दे दी आपको मैंने। बोलो बच्चों, ओके रिपोर्ट है? ओके रिपोर्ट है उस्ताद। तो इसके बाद जब ओके रिपोर्ट हो गई है तो ऐसे कुछ क्वेश्चन भी करा देता हूं ताकि आपको मजा भी आ जाए। भाई ये क्वेश्चन है, बिजनेस इकोनॉमिक्स रिलाइज हैवीली ऑन द टेक्निक ऑफ व्हाट? कौन सी टेक्निक पे डिपेंड करता है? 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने है, और मैं 45 सेकंड्स का टाइम तुम्हें दे रहा हूं, अच्छा खासा टाइम दे रहा हूं, कि तुम बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। इतने में गुड पानी भी पी लूं। अरे भाई, तुम्हें बताया ना,
जब मैं पढ़ाई रहा हूं तुम्हारे पास ये नोटेड मिलेगा तो लिखकर क्या करोगे बताओ, क्या करोगे लिखकर उस्ताद हैं? जब तुम्हारे पास ऑलरेडी नोटेड है। चली गई थी, आवाज चली गई थी, मुझे पता है, मुझे पता है। अच्छा, आवाज चली गई थी, ये मैं आपके डाउट चेक कर रहा था। तो बच्चों के डाउट्स यही थे बेसिकली कि नॉर्मेटिव होने के साथ साथ बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैग्मेटिक कैसे हो सकती है। मतलब तुम फ्यूचर की सोच रहे हो, फ्यूचर का सोचना मतलब नॉर्मेटिव, प्रैग्मेटिक है तो मतलब प्रैक्टिकल सोच रहे हो। तो नॉर्मेटिव होने के साथ तुम प्रैक्टिकल भी सोच सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ गए? अब आवाज आ गई भाई, आवाज आ गई, आवाज आ गई उस्ताद। आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? आ गई ना? हाँ आ गई यार। अरे यार, देख रहा हूं स्वीटी, चैट देख रहा हूं। अभी भी आवाज नहीं आ रही? क्या बात कर रहे हो, है ना? देवेंद्र वर्मा ने बोल दिया आ गई यार। आ गई ना? आ गई, आ गई, आ गई, हाँ। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स हैवीली माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ये हैवीली वर्ड नहीं होता ना तो दोस्तों इन दोनों पे डिपेंडेंट होता। समझ रहे हो? तो यहां पर मैं ए कर देता हूं और देखता हूं कि कितने बच्चों ने यहां पर सही आंसर दिया है। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है यहां पर। ठीक है, एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपसे पूछ लूं। लो भैया, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज डैश इन इट्स अप्रोच। बिजनेस इकोनॉमिक्स डैश है अपनी अप्रोच में। क्या तुम्हें ऑप्शन दिखाई देता है? इतना सा लाइन पढ़ने में तुम्हें आंसर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए आपके पास फिर से 45 सेकेंड्स है, करो जरा काम। ठीक है, करो 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 जल्दी। जल्दी 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 आंसर दे दो, जल्दी जल्दी। हाँ 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 राजेव, बिजनेस इकोनॉमिक्स अपने आप में प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये बताया था। प्रैक्टिकल कहीं लिखा है यहां पर? तुम्हें पता लग जाएगा जो फर्म रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स को फेस करती है उसके बारे में यहां बात हो रही है। तो प्रैक्टिकल को बोलते हैं प्रैग्मेटिक। ऑप्शन बी यहां पर सही माना जाएगा, मैं भी उसको ठीक करूंगा। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। यस, ज्यादातर बच्चों ने यही सही बताया। मानसी, ऋषि, अनिरुद्ध, हरीश, प्रखर, आदित्य, सुब्रजीत, देवांश, तन्मय, राधिका, दीज आर द टॉपर्स, दीज आर द टॉपर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब एक बात सुनो, बात सुन रहे हो तो एक क्वेश्चन का आंसर ही दे दो, इसके बाद बात करते हैं। चलो जी, इसके बारे में भी आपके पास 45 सेकंड्स अवेलेबल है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज डैश, यानी नेचर के बारे में बात हो रही है भाई।
जो तुमने नेचर अभी पढ़ा है मुझसे, जो आपने सांप मिंट पढ़ा है, अभी सांप का जो मिंट पढ़ा है आपने, मिंटोस वाली मिंट की टॉफी खाई है, ये जो 8 पॉइंट पढ़े हैं आपने, इनमें से ही बात हो रही है। जो मैंने अभी बका है ना, जो मैंने आपके सामने बोला है, उससे रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, शौली डांगर, मोहम्मद अरहम, अभिषेक कुमार, लक्ष्मी, सुजल, मैं सामने तो नहीं अड़ गया, ईशा, जानवी पाटिल, पॉजिटिव वाइब्स वाला, स्वीटी, अमृता, श्रद्धा, स्नेहा, साहिल राजपूत, जतिन, ऋषुराज, रविओम, गाजो, सी एस्पायरेंट, मोहित शर्मा, माही, नेहा चंद, मुस्कान, रौनक, नंदिनी, अवधूत, आर्यन, निखिल, अयान राजा, आयुषी बंसल, तृष्टि, मनप्रीत, ऑल इन वन भी है, टोमेटो भी है, टोमेटो हो भाई देखो, टमाटर भी है, खीरा भी है यहाँ भाई, सही है। देखो दोस्तों, पढ़ते हैं जरा इसको। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक इमेजिनेशन है क्या? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? इमेजिनेशन। नहीं नहीं, वो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना। चलो, बिजनेस इकोनॉमिक इन्वॉल्व करता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। यस, इकोनॉमिक थ्योरी को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स बताता है। इसके अंदर मल्टीपल डिसिप्लिन पढ़ते हैं क्या हम? यस, मल्टीपल डिसिप्लिन पढ़ते हो। मैथ भी आएगा थोड़ा, अकाउंट भी आएगा, और भी सब्जेक्ट आएंगे। तो ये बी वाला ऑप्शन भी ठीक है, सी वाला भी ठीक है, तो डी के साथ चले जाएंगे। इसमें बी एंड सी दोनों को ठीक किया गया है, तो ठीक है जी। ओह, ये क्या कर दिया मैंने? ठीक है जी। लो जी मित्रों, ज्यादातर बच्चे सही हैं, इस क्वेश्चन में गड़बड़ी कर देते हैं। तो 3 बच्चों के नाम बताऊंगा, अलीना, प्रभजोत, रुशील। चलो, साहिल और हरीश भी है यहां पर, जिन्होंने बहुत जल्दी आंसर दिया है। तो ऐसा क्वेश्चन कहीं आपको परेशान ना कर दे, मॉड्यूल का क्वेश्चन होता है, इसलिए आपको करवाना जरूरी है। वैभव सिंह राजपूत, लव यू भाई, लव यू। विपिन कुमार, मैं समझ गया, इतना स्पैम करने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, आचल बोल देता हूं, जो भी डार्क बात है वो ही बोल देता हूं। ठीक है जी। चलो जी दोस्तों, अब मेरी बात पे आओ। मतलब मेरी बात क्या है ये सुनो जरा। देखो जी, देखो जी, जब जब आप बिजनेस इको पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट आपका क्या है? बिजनेस इको यानी इकोनॉमिक्स। इसके अंदर जो भी आपने इकोनॉमिक थ्योरी पढ़नी है, अभी तुम कुछ पढ़ ही नहीं रहे। देखो क्या होता है यार, आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। जनरली जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं ना, उसका जो फर्स्ट चैप्टर होता है, जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ये प्रॉपर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर सबसे कम समझ में आता है। पता है क्यों कम समझ में आता है? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में ना आने वाले सभी चैप्टर की लैंग्वेज यूज की होती है। तो भाई, वो आने वाले चैप्टर्स की लैंग्वेज तो आने वाले चैप्टर को स्टडी करने के बाद समझ में आएगी। तो बच्चों के साथ क्या होता है नीरज कुमार, दीपाली, फर्स्ट चैप्टर कम समझ में आएगा, और जैसे ही तुम अपना कोर्स कंप्लीट कर लोगे ना, तो तुम्हें लगेगा अच्छा वो फर्स्ट चैप्टर था, वो तो बहुत आसान था। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको हिंट देना चाहूंगा। आपने 12th क्लास में अगर किसी बच्चे ने बिजनेस स्टडीज पढ़ी हो, तो उसके बारे में बोल रहा हूं। जब 12th क्लास में बिजनेस स्टडीज पढ़ी थी ना, तो जो फर्स्ट वाला चैप्टर था, नेचर, है ना, वो समझ ही नहीं आ रहा था। वो कह रहा मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। समझ ही नहीं आ रहा ये होता क्या है। जब तुमने वो 5 फंक्शन पढ़ लिए, तब समझ में आया अच्छा ये मैनेजमेंट थी। ठीक है, तो सब्जेक्ट में बेसिकली यही होता है। अगर तुम थोड़ा लाइट फील करते हो कॉन्सेप्ट को लेकर, तो इट इज वेरी नॉर्मल, डोंट वरी। अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं बोलता हूं 60 to 70% कॉन्सेप्ट अगर आपको डाइजेस्ट हो रहे हैं, तो इट इज ओके। ठीक है, इट इज ओके। चलो जी, बिजनेस इको में जो आप इकोनॉमिक थ्योरी पढ़ते हो, उस थ्योरी को अप्लाई कहां करते हो? अप्लाई कहां करते हो राज्य? अप्लाई पता है कहां करते हैं? जो बिजनेसेस के अंदर, भाई बिजनेस है, कोई फर्म है, तुम्हारी कंपनी है, तुम्हारी दुकान है, अगर बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आ रहा है, भाई उस इशू को सॉल्व करने के लिए, इस इशू को सॉल्व करने के लिए आप इकोनॉमिक थ्योरी को अप्लाई करते हो। करते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई करते हो। और जो ये इकोनॉमिक थ्योरी है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी थोड़ी सी पढ़नी होती है, थोड़ी मैक्रो लेवल पे पढ़नी होती है। इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइट। तो राज्य, जो बिजनेस की प्रॉब्लम है,
ये दो तरीके की होती है। एक होती है इंटरनल प्रॉब्लम, जिसको हम इंटरनल इश्यूज बोल देते हैं, और एक होती है एक्सटर्नल प्रॉब्लम। एक्सटर्नल प्रॉब्लम, सुनो जरा मेरी बात क्या है। फर्म के अंदर की प्रॉब्लम, कि फर्म का आउटपुट यानी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, फर्म को कोई सामान बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है ना, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ये फर्म की अपनी पर्सनल इंटरनल प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम होती है, देश में महंगाई चल रही है, इस वजह से इनका माल कोई नहीं खरीद रहा, है ना। तो हम क्या करते हैं, माइक्रो इको को अप्लाई करते हैं इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि बिजनेस की इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए माइक्रो इको का यूज होता है, और एक्सटर्नल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैक्रो इको का यूज होता है। समझ रहे हो सिद्धांत महावीर? कोई बात नहीं, मैं समझो इस बात को। तो दिस इज कॉल्ड स्कोप, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो जब आप स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ोगे राजे, तो यहां पर देखना जरा, स्कोप का मतलब है कि ये इकोनॉमिक्स कहां अप्लाई होती है। मैं पूछूं तुम कहां अप्लाई होगे, वो तुम्हारा स्कोप है। तुम कहां अप्लाई होते हो, दायरा। स्कोप का मतलब कितना रेंज है तुम्हारी। तो हम बताते हैं, जो बिजनेस इको की थ्योरी है, माइक्रो की रेंज है कंपनी के इंटरनल मैटर तक, और मैक्रो की रेंज है कंपनी के एक्सटर्नल मैटर तक, बिजनेस के, राइट। आलू गोभी की सब्जी भाई बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर एक लाइन लिखी है जो आपके बहुत काम की है, मैं इसको अंडरलाइन करता हूं। ये लो जी, ये लिखी है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू द ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज। जो इंटरनल इशू होते हैं उसको ऑपरेशनल इशू भी बोलते हैं, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अप्लाइड टू द एक्सटर्नल इश्यूज, ठीक है। ठीक है जी। और दोस्तों यहां पर आपको एक बात जाननी जरूरी है, जो एक्सटर्नल इशू है उसको इन्वायरमेंटल इशू भी बोलते हैं। मैं लिख भी देता हूं आपके, ताकि काम आ जाए वो चीज। हाँ जी, जो इंटरनल इश्यूज हैं इसको ऑपरेशनल इशू भी बोलते हैं, और जो एक्सटर्नल इशू है इसको इन्वायरमेंटल इशू भी बोलते हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज। समझे इस बात को? ओके, चलो जी। अब देखो यहां लिखा है, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है। लिखा है द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज क्वाइट वाइड। बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप कोई छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत लंबा दायरा है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। इट इज क्वाइट वाइड, इट कवर मोस्ट ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अ मैनेजर और अ फर्म फेस। एक मैनेजर और फर्म, कोई भी कंपनी हो जो प्रैक्टिकल कोई भी प्रॉब्लम फेस करती हो, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कवर कर देता है। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम कवर की जाती है बिजनेस इकोनॉमिक्स में। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ बिजनेस इश्यूज। बिजनेस के इश्यू की दो कैटेगरी है, एक को बोलते हैं इंटरनल इशू, एक को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सटर्नल इशू। तो इंटरनल इशू में आप माइक्रो इको को यूज करते हो, एक्सटर्नल इशू में आप मैक्रो इको को यूज करते हो। तो अब आपको नाम बताऊंगा, ठीक है। अब मीत खैर आपको नाम बताऊंगा कि कौन से इंटरनल और कौन से एक्सटर्नल इशू होते हैं, ठीक है जी। भाई नाम बताऊंगा, उस नाम को देखेंगे। ये सीधी सीधी बात लिखी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई होती है ऑपरेशनल या फिर इंटरनल इश्यूज पे। इंटरनल और ऑपरेशनल इश्यूज वो होते हैं जो फर्म के विद इन, इनसाइड, जो विद इन द परव्यू, परव्यू लिखा है मॉड्यूल में, परव्यू का मतलब एरिया या जोन हो गया, ठीक है। जो फर्म के अंडर कंट्रोल हो, जो कंपनी की मैनेजमेंट के कंट्रोल में हो, उन चीज को बोलते हैं कंपनी के इंटरनल चीजें। और ऐसे इश्यूज जो फर्म के अंदर के हो, वो इंटरनल इश्यूज हो गए, उनको कवर अप करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज करेंगे। और दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली आप कौन कौन से इश्यूज को देख सकते हो। तो इश्यूज की जब हम बात करें तो देखो कि भैया तुम्हारे बिजनेस का क्या साइज होना चाहिए, छोटा या बहुत बड़ा या बहुत बड़ा। प्रोडक्ट के डिसीजन कैसे होंगे, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करोगे, कौन कौन से फैक्टर, लैंड लेबर कैपिटल का क्या कॉम्बिनेशन यूज करोगे, प्राइस क्या रखोगे, सेल्स को कैसे प्रमोट करोगे, डिस्काउंट देना है, रिबेट देना है, क्या करना है तुम्हें, ठीक है। पैसा कहां से लाओगे, फाइनेंसिंग कहां से होगी, इन्वेस्टमेंट को कैसे मैनेज करोगे, कितने शेयर, कितने डिबेंचर होंगे, ठीक है। इन्वेंट्री तुम्हारी
कितनी होगी, कितना प्रोडक्शन करोगे, ये कुछ ऑपरेशनल इश्यूज हैं। ऑपरेशनल इसलिए बोला है कि ऑपरेशन करते करते, काम करते करते फर्म के साथ इश्यू आएंगे। आ सकते हैं ना, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, ओके रिपोर्ट है भाई, आ सकते हैं। तो ये जो इंटरनल इश्यूज हैं इसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई होती है, और ये इश्यूज के एग्जांपल है। इंटरनल इश्यूज के एग्जांपल ये रहे तुम्हारे सामने। अब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, बताओ कौन सा इंटरनल इश्यू है, नीचे कुछ एग्जांपल लिखे होंगे, आप समझ जाना इसमें से कौन सा है। इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन कम बनता है। ठीक है, तो इंटरनल इश्यू जैसे कि डिमांड एनालिसिस करना है आपको, डिमांड की फोरकास्टिंग करनी है। डिमांड एनालिसिस मतलब कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी ज्यादा होगी, तो वो प्राइस को देखकर आप एनालाइज कर सकते हो। लोगों की देखते हो ना कि मान लो तुम प्राइस कम कर दोगे तो तुम्हारी डिमांड बढ़ जाएगी। हाँ, डिमांड कितनी होगी तुम्हारे प्रोडक्ट की, भाई तुम्हें प्रोडक्शन कितना करना है। फोरकास्टिंग का मतलब होता है भविष्यवाणी। यार कितनी डिमांड होगी मेरे प्रोडक्ट की अगले साल, तो जितनी डिमांड होगी आप जितनी फोरकास्ट करोगे, ये तो एक प्रॉब्लम है ना, उसके हिसाब से तो प्रोडक्शन करोगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बता देते हैं कि कैसे उसको फोरकास्ट करना है, और ये चैप्टर नंबर 2 का हिस्सा होता है डिमांड वाले का। ठीक है भाई, तुम्हें कितना क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है, कॉस्ट कितनी लगेगी, कितना खर्चा लगेगा तुम्हें प्रोडक्शन करने में, उसका एनालिसिस करना है। इन्वेंट्री मैनेज कितनी करनी है, इन्वेंट्री का मतलब होता है जो तुमने प्रोडक्शन करा है उसकी स्टॉक कितनी तुम अपने पास रखोगे, कितनी गोडाउन में रखोगे, कितनी ट्रांसपोर्टेशन के तरीके से भेज दोगे, ये सब चीजें। ठीक है, तुम प्राइसिंग पॉलिसीज कैसी रखोगे, सस्ता प्राइस रखोगे या महंगा प्राइस रखोगे, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होगा आपकी। ठीक है, रिसोर्सेज को कहां एलोकेट करोगे, रिसोर्स मतलब कहां लगाओगे तुम, किस कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करने में लगाओगे, कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करने में लगाओगे। ठीक है, कैपिटल और इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस क्या क्या होने वाले हैं तुम्हारे, कहां से कैपिटल लानी है, कहां पर तुम्हें पैसे को इन्वेस्ट करना है, प्रॉफिट कितना होना चाहिए, क्या तुम्हें रिस्क आएगा, और अनसर्टेनिटी कितनी है। देखो रिस्क और अनसर्टेनिटी में एक डिफरेंस है। रिस्क कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेटेबल होता है। ठीक है, रिस्क कैलकुलेटेबल होता है, अनसर्टेनिटी नॉट डिफाइन होती है। नॉट डिफाइन कहने का मतलब समझो, देखो जी, रिस्क और अनसर्टेनिटी दोनों अलग अलग शब्द हैं। कोई बंदा बोल रहा है यार अगर हमने डिसीजन गलत ले लिया तो 5 लाख रुपए का रिस्क हो जाएगा, गाड़ी चोरी हो गई तो 4 लाख का रिस्क हो जाएगा। तो ये अमाउंट बता रहे हो आप, 5 लाख का नुकसान हो जाएगा, 4 लाख का नुकसान हो जाएगा, तो जो लॉस होने के चांस होते हैं ना वो रिस्क होते हैं। हाँ वैभव सिंह आप भी सुकून हो। ठीक है, जो कैलकुलेट कर सकते हो कि इससे कितना नुकसान हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड रिस्क। कृष्णा राय पूछ रहे हैं सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, ये तो बाबा अगली क्लास में आएगा सिस्टम, ये चीजें अगली क्लास में आएगी। ठीक है, ओके। तो अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जैसे कि कोई डिजास्टर आ गई, तुम यार पता ही नहीं लगा सकते थे, सुनामी आ गया, तूफान आ गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, कुछ नहीं कैलकुलेट कर सकते कि 5 लाख का नुकसान होगा, 10, अबे सब खत्म सब जीरो, बल्कि नेगेटिव, जमीन के ऊपर है जमीन के नीचे घुस जाएंगे। समझे। अच्छा आलोक साहू मैं चेक करता हूं उस चीज को, सिद्धार्थ गौतम देखता हूं। तो दीज आर द माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज, ये जितनी भी बातें लिखी है फर्म के बारे में है, अकेली फर्म के बारे में, फर्म का प्रोडक्शन, फर्म की कॉस्ट, फर्म की इन्वेंट्री, फर्म का कैपिटल, फर्म का प्रॉफिट, फर्म का रिस्क, फर्म का इन्वेस्टमेंट, सब फर्म के बारे में। इसके लिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को यूज करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और पढ़ाऊंगा, छुट्टी उसके बाद होगी। मैंने बताया ना कि जब स्कोप की बात करते हैं तो इंटरनल इश्यूज के एग्जांपल आपने देख लिए, यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स इस्तेमाल होगी। अब एक्सटर्नल इश्यूज के एग्जांपल देख लो, समझे। अब एक्सटर्नल इश्यूज के एग्जांपल देख लो। एक्सटर्नल इश्यूज को हम एनवायरमेंटल इश्यू भी बोलते हैं, और यहां मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई होती है। अब इसकी डिटेल तुम्हें बाद में बताई जाएगी, जैसे कि अब तुम मेरी बात समझते रहो। मेजर मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल लिखे हुए यहां पर, जैसे कि देखो दोस्तों, तुम्हारे देश में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है। इकोनॉमिक सिस्टम 3 तरीके के होते हैं, कैपिटलिस्टिक भी होता है, सोशलिस्टिक भी होता है, और मिक्स्ड भी होता है। जैसे कि मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, लेकिन आप समझो, अमेरिका, रशिया और इंडिया, तीनों का इकोनॉमिक सिस्टम अलग है, यानी तीनों देशों की इकोनॉमी डिफरेंट है। तो तीनों देशों में सरकार अलग अलग तरीके से कंट्रोल बिठाती है, कहीं सरकार का रोल ही नहीं है, कहीं सरकार का बहुत ज्यादा रोल है, कहीं सरकार और मार्केट दोनों मिलकर चलती हैं। ठीक है, तो इट डिपेंड्स
कि क्या इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है, आप उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बनाओगे। अब इंडिया में तुम चरस गांजा नहीं बना सकते क्योंकि सरकार ने मना किया हुआ है, अमेरिका में चल रहा है ना। तो इट डिपेंड्स बिजनेस साइकिल की कौन सी स्टेज चल रही है। अब बिजनेस साइकिल का चैप्टर नंबर 5 है, वहां पढ़ेंगे बिजनेस साइकिल होती क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं इकोनॉमी के अंदर उतार चढ़ाव जो होते हैं ना, वो पढ़ते हैं बिजनेस साइकिल में। यानी कब इकोनॉमी बूम पे है, बूम पे मतलब कब ऊपर चल रही है, कब अच्छी चल रही है, कब डाउन आ गई, कब रिसेशन आ गया। तो वो भी देखना पड़ता है यार। रिसेशन है, सब कुछ खराब हो रहा है, लोग सामान नहीं खरीदेंगे, तो आप सोच सकते हो कि प्रोडक्शन नहीं करना। तो आपने बाहर की चीजें देखी है ना, एक्सटर्नल चीजें तुम्हारे धंधे से रिलेटेड थोड़ी है, ये आउटसाइड योर बिजनेस है, तुम्हारा बिजनेस का पार्ट नहीं है, आउटसाइड योर बिजनेस है। आप देखोगे कि देश में नेशनल इनकम ज्यादा है या कम है, नेशनल इनकम ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो लोगों के पास पैसा ज्यादा है, लोग तुम्हारा माल खरीद लेंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखोगे कि सरकार पॉलिसी क्या बना रही है भाई, तुम्हारी इंडस्ट्री की पॉलिसी क्या है, तुम्हें सरकार इंडस्ट्री चलाने देगी नहीं चलाने देगी, या बंद कर देगी, या कुछ लिमिट लगाएगी। आप देखोगे कंपटीशन की पॉलिसी क्या है, सरकार कंपटीशन को रोकना चाहती है या बढ़ाना चाहती है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी देखोगे, गवर्नमेंट के बजट की पॉलिसी को फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, आप वो देखोगे। आप ये देख सकते हो सरकार ने कुछ प्राइस से रिलेटेड पॉलिसी तो नहीं बनाई, जैसे सरकार ने कोविड के अंदर बना दी थी, सरकार ने बोला भाई सैनिटाइजर और मास्क के रेट को तुम अनलिमिटेड चार्ज नहीं कर सकते, आप उसको सेट करो, तो गवर्नमेंट बना देती है। गवर्नमेंट कोई फॉरेन ट्रेड की एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी तो नहीं बना रही, समझ रहे हो। गवर्नमेंट कोई ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी तो नहीं बना रही। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटरनेशनलाइजेशन, एक देश का दूसरे देश से जुड़ना इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। इसको भी डिटेल में पढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 10 के अंदर पढ़ते हैं इसको, ठीक है। ब्रेक की जरूरत नहीं है, ब्रेक दे दिया करूंगा आपको मैं, ठीक है, क्लास खत्म ही होने वाली है, ठीक है। और देश में फाइनेंशियल सेक्टर मतलब बैंकिंग सेक्टर कैसा चल रहा है, कैपिटल मार्केट मतलब शेयर मार्केट कैसी चल रही है, इनकी वर्किंग भी आपके धंधे को अफेक्ट कर सकती है। मान लो तुम्हारी कंपनी के शेयर डाउन जा रहे हैं, तो तुम्हारी तो बेइज्जती हो रही है, समझ रहे हो। तो फिर कैसे पैसा कमाओगे, कैसे तुम डिसीजन लोगे, ठीक है। ओके रिपोर्ट है भाई। मैं चाहूंगा दोस्तों आपसे जुड़ना। हाँ कल क्लास, कल क्या डे है, ट्यूसडे, ऑब्वियसली तुम्हारी क्लास होगी भाई। कल कितने बजे क्लास होगी आप मुझे बताना जरा। अच्छा जी, देखो दोस्तों, अभी एक टॉपिक है इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, दोनों सब्जेक्ट अलग कैसे हैं वो मैं अगली क्लास में आपको पढ़ा दूंगा। लेकिन आप मेरी बात समझो, मैंने आज की क्लास में आपको 2 पॉइंट कराए हैं। पहले नंबर पे बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर क्या होता है, नेचर में 8 पॉइंट बताए हैं, ठीक है। ये 8 पॉइंट सांप मिंट है, ठीक है, ऐसे कर लो। फिर मैंने आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप बताया है। स्कोप में आप देखते हो कि इंटरनल मैटर में माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज होती है और एक्सटर्नल मैटर में मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज होती है। दिस इज द समरी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल यानी टुमारोज क्लास, कल क्लास कितने बजे है, सीधा लिख रहा हूं। ऑप्शन ए कल क्लास 1 PM है, ऑप्शन बी कल क्लास रात को 11 बजे है, ऑप्शन सी डू नॉट नो, आप जानते नहीं हो, डोंट नो। कल क्लास कितने बजे है फटाक से मुझे बताओ। अभी आपको सक्सेस रूट मुझे बताना है, अब बताऊंगा, अब बताऊंगा भूमि अग्रवाल, टेंशन मत लो, अब बताऊंगा। बताएंगे, सबको पता है 1 बजे क्लास है। देखता हूं कितना बच्चा अवेयर है अपनी क्लास से। ज्यादातर बच्चे को पता है भाई, बहुत ही बढ़िया। रुशील, हरीश, प्रखर, आदित्य। देखो जी, आपका लीडर बोर्ड भी बताऊंगा, लेकिन आपको आज जानना है पता है क्या, सक्सेस रूट जानना है। और आज की क्लास जितनी बोरिंग हुई है ना, वो तो मैं ही जानता हूं, ठीक है। एक्चुअली क्या था,
थोड़ा सा मुझे सिर में दर्द भी था, तो लेकिन क्लास लेनी जरूरी भी थी। वो एनर्जी मुझे लगता है कि बरकरार नहीं हुई। कल देखना धुआं उठा देंगे, टेंशन मत लो। देखो जी दोस्तों, कोई भी कोचिंग लेने का है ना, कोई भी कोचिंग लेने का, किसी भी सब्जेक्ट के तुम कोचिंग ले रहे हो, एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है, बस उसको ध्यान रखना। भाई तुम किस चीज के लिए पढ़ रहे हो? तुम मेनली पढ़ रहे हो एग्जाम के लिए। तुम्हें एग्जाम देना है, फॉर एग्जांपल सीए फाउंडेशन का तुम्हें एग्जाम देना है, ठीक है? उसके लिए तुम क्लासेस ले रहे हो। तो राजेश, जो क्लास में कराया जाता है उसको आप कॉपी करो। ये कॉपी कब करना होता है? कुछ टीचर बताते हैं कि पढ़ते पढ़ते, जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं ना आपको, तब आप उसको कॉपी करो। कुछ टीचर बोलते हैं कॉपी मत करो, जैसे कि मैंने बोला कि कॉपी मत करो। तो कब करो कॉपी? जब क्लास खत्म हो जाए, आपके पास ये नोट्स अवेलेबल होंगे थोड़ी देर में, आप उसके मेन मेन पॉइंट्स अपने नोट्स बनाओ और कॉपी करो, ठीक है? चलो जी, कॉपी करने के बाद क्या करना है आपको? अजय, कॉपी करने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कैसे होती है? सभी सब्जेक्ट में अलग अलग प्रैक्टिस होती है। जब आपने कॉपी कर लिया है तो आप प्रैक्टिस कहां से करोगे? प्रैक्टिस करोगे आप, जैसे आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, और मेरे सब्जेक्ट में कब करोगे आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चन? जब मैं चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा ना, उसके बाद करना मॉड्यूल के क्वेश्चन, ठीक है? प्रैक्टिस करोगे और मॉड्यूल के क्वेश्चन करोगे। पीडब्ल्यू की बुक में क्वेश्चन है, ई बुक में है, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। सभी टीचर्स के बताए हुए अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। मैं कह रहा हूं चैप्टर खत्म होने के बाद करना, क्योंकि चैप्टर के बीच में आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो टॉपिक्स कराए हुए हैं उसके हिसाब से मॉड्यूल के अंदर लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस अरेंज नहीं है। कोई क्वेश्चन पहले पे है तो कोई बहुत बाद में, आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि कुछ टॉपिक नहीं हुए हैं, ठीक है? चलो जी, कॉपी होके तुमने प्रैक्टिस कर लिया। प्रैक्टिस करने के बाद दोस्त, एक सबसे बड़ी बात है, एक बार प्रैक्टिस होगी ना, इसको एक बार और प्रैक्टिस करोगे, दिस इज कॉल्ड परफेक्शन। क्या बोलेंगे? परफेक्शन। परफेक्शन का मतलब क्या? वन मोर टाइम प्रैक्टिस। ठीक है? परफेक्शन का मतलब होता है दो बार प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस का मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, रिवीजन नहीं होता, ठीक है? वीडियो कॉल करूंगा अभी आपको मैं। फिर परफेक्शन के बाद आप इसको रिवाइज करोगे। राजे, रिवाइज करोगे किसको? जो भी आपके नोट्स थे। किससे रिवाइज कर सकते हो आप? दो तरीके से। एक तो भाई जो टीचर्स नोट्स हैं, यानी जो क्लास के अंदर आपको ये नोट जो लिखा हुआ है ना, इससे रिवाइज कर सकते हो, और अपने सेल्फ नोट से भी रिवाइज कर सकते हो। दोनों में से किसी एक तरीके से। अब रिवीजन की एक खास बात होती है, एक नॉर्मल बच्चे में और एक टॉपर बच्चे में फर्क डालती है रिवीजन। जो जितनी बार रिवीजन करता है वो उतनी बार परफेक्ट हो जाता है। रिवाइज करने के बाद भाई तुम्हें टेस्ट देने जरूरी हैं। टेस्ट अब तुम्हारे संडे संडे टेस्ट होते हैं, ठीक है? वो वाले प्रैक्टिस टेस्ट दो। और जिन बच्चों ने प्रो बैच ले रखा है तो उनके पास सब्जेक्टिव टेस्ट भी हो रहे हैं, मतलब उनके डिफरेंट वाले टेस्ट हैं, नॉर्मल वाले भी हैं प्लस डिफरेंट वाले भी हैं। तो प्रो का फायदा है। तो जो जितने ज्यादा टेस्ट देगा वो एग्जाम के लिए उतना ज्यादा प्रिपेयर होगा। इसके बाद तुम पेपर देने जाओ, यानी क्या होगा? सबसे पहले क्या करोगे? तुम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करोगे। दोबारा बता रहा हूं, जो भी तुमने क्लास में पढ़ा है उसको समझोगे। समझने के बाद कॉपी करोगे। पहला स्टेप अंडरस्टैंड होगा, फिर कॉपी है, फिर प्रैक्टिस है, फिर एक बार और प्रैक्टिस है, फिर रिवीजन है। रिवीजन यहां से भी हो सकती है, यहां से भी हो सकती है। पहली बार रिवीजन यहां से कर लो, दूसरी बार रिवीजन यहां से कर लो, फिर टेस्ट दोगे, फिर पेपर देने जाओगे। दिस इज द सक्सेस रूट। लेकिन दोस्तों असलियत में हो क्या रहा है? अरे ये तो सक्सेस रूट है ना, लेकिन ये तो फॉलो नहीं होता। ये तो फॉलो नहीं हो रहा। हो क्या रहा है मैं बताता हूं आपको। सीए फाउंडेशन के बच्चे, उनके बारे में बताता हूं। भाई साहब, मैं बोलता हूं मोर देन 50% बच्चे क्लास में कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करके पेपर देने चले जाते हैं। क्लास देखी, वो क्लास देखते रहते हैं, और जब पेपर का टाइम आता है ना, पेपर देने चले जाते हैं। ये हाई रिस्क कैटेगरी के बच्चे हैं, इनको नहीं पता ये पास होंगे या फेल होंगे। हाँ बंटी शर्मा, मैं आपका चैट पढ़ रहा हूं भाई।
पढ़ रहा हूं भाई, आप डाउट लिख सकते हो। ठीक है, सत्राजीत शर्मा जल्दी आ जाएगी। ये हाई रिस्क कैटेगरी के बंदे होते हैं भाई, इनको नहीं पता होता क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, फंस जाते हैं बच्चे। ठीक है, अब कुछ बंदे अंडरस्टैंड कर लेंगे उसके कॉन्सेप्ट को, मेन मेन पॉइंट्स को कॉपी भी करेंगे, फॉर एग्जांपल ये वाले सेल्फ नोट्स भी बनाएंगे, ये बस इतना ही करते हैं और फिर पेपर देने चले जाते हैं। ठीक है, ये पास होने के चांस कम बनाते हैं अपने। हाँ, कोई बंदा अंडरस्टैंड करेगा, कॉपी करेगा, प्रैक्टिस करेगा और पेपर देने चला जाएगा। ये भी है कैटेगरी के बंदे, ये जस्ट पास वाले बंदे हैं, मतलब कह दिया कि 100 में से 40-50 नंबर आने हैं, तो श्वेताक्षी कुमारी ये 100 में से 40-50 वाले बंदे यहां होते हैं। अब देखो, जो प्रैक्टिस एक से ज्यादा बार करता है, परफेक्शन लेकर आता है, परफेक्शन पता है किसको बोलता हूं मैं, अंदर से फील करो। तुम अगर किसी टॉपिक को पढ़कर इतने बोर हो गए कि तुम्हारा मन नहीं कर रहा, देखो एक तो होता है आहा टॉपिक बड़ा बेकार है भाई, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ये वाली बोरिंग नहीं, अरे भाई इतनी बार चाट चुका हूं इस टॉपिक को कि अब नहीं मन कर रहा, कुछ भी पूछ ले, ऐसे वाले बोर हो गए तो तुम परफेक्ट हो गए इसमें, समझ रहे हो, तो तुम्हारे पास परफेक्शन आ गई है। ये बंदे होते हैं जो 70+ कर रहे होते हैं, 70+, 100 में से 70+, और जो रिवाइज भी कर लेता है भाई, रिवाइज 1 से 2 बार रिवाइज कर लेगा, टेस्ट देगा, ये 90+ वाले बच्चे होते हैं। तुम जितने ज्यादा स्टेप फॉलो करोगे उतने ज्यादा तुम्हारे नंबर बनेंगे, जितने ज्यादा स्टेप फॉलो करोगे उतने ज्यादा तुम्हारे नंबर बनेंगे। अब देख लेना, ये रूल हर सब्जेक्ट के लिए लागू है, हर एक सब्जेक्ट के लिए ये वाला सक्सेस रूट लागू है, जिंदगी में हर चीज के लिए ये लागू है, समझे बात को। तो भाई सक्सेस रूट आपको पता होना चाहिए था उस्ताद। ठीक है जी, तो अगली क्लास में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाऊंगा बताओ, सक्सेस रूट बता दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा ये जो तुम बिजनेस इको पढ़ रहे हो, ये और नॉर्मल जो इको होती है इसमें क्या अंतर है। मैं आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम बताऊंगा, इकोनॉमी में प्रॉब्लम जिसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन बनता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, आपको बताऊंगा अमेरिका, जापान, रशिया, इनकी इकोनॉमी कैसी है। ठीक है, ये सब बातें बताऊंगा, कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है, ये चीजें तुम्हें जाननी होगी अगली क्लास में। ठीक है, बंटी शर्मा पूछो ना यार, 2 बार तुम्हारी कमेंट भी पढ़ ली मैंने यार। वीडियो कॉल करूंगा राजे, वीडियो कॉल करूंगा, 2 मिनट के अंदर वीडियो कॉल करने वाला हूं आप लोगों को, एक बार देख भी लूं कि बच्चों ने जो डाउट पूछे हैं वो क्या पूछे हैं। बंटी शर्मा, बंटी शर्मा ने बोला सर फिर से एक बार वो 8 पॉइंट बता दो, आप एक बार पढ़ लो उसको, और नहीं आएंगे तो फिर मैं सबसे पहले वही बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं यहीं पे हूं, दोबारा पूछ लेना इस डाउट को, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर बता दूं क्या तुम्हारे लिए बताया तो, सांप मिंट है, सांप मिंट, एस से स्टार्ट करते हैं नेचर के अंदर, SAMP सांप, MINT मिंट, सांप मिंट, 8 पॉइंट है। एक बार कॉपी में लिखो उसको, सामने फुल फॉर्म लिखो, जो मैंने देखो ये लिखवाया था ना आपके लिए, सिर्फ आपके लिए लिखवाया बंटी शर्मा, ये भी सोच सकते हो आप, लो जी लो, ये ऐसा का ऐसा, कहां गया, ऐसा का ऐसा अपनी कॉपी में नोट कर लो, तुम्हें दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तुम्हें दोबारा ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सॉर्टेड है भैया। ठीक है, चलो जी दोस्तों, ये तुम्हें पता ही होगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इस पे स्कैन करके, है ना, वीडियो कॉल करूंगा, वीडियो कॉल करूंगा, वीडियो कॉल करूंगा, मजा आएगा, बच्चों से मैं बात करूंगा। और ध्यान रखना, चालू करो भैया, स्वीटी को ही कॉल मिला लेते हैं सबसे पहले, मुस्कान को ही मिला लेते हैं, और अभी फैजान भाई आ जाओ, जो भी आ सकता है बच्चा आ जाओ। ओके, फिर आलोक जी भी आ जाओ भाई, जिसका इंटरनेट बढ़िया चल रहा है वो सारे बच्चे आ सकते हैं। मुस्कान से मैं कनेक्ट हो गया हूं, मुस्कान एक सेकंड थोड़ा सा वेट करेंगे, और कोई दूसरा बच्चा भी कनेक्ट हो रहा होगा तो उससे भी बातचीत कर लेते हैं। ठीक है मुस्कान, आलोक जी भी कनेक्ट होने वाले हैं,
दिया को भी हम इनवाइट करते हैं। मुस्कान ने लॉकेट बहुत अच्छा पहना हुआ है, मुस्कान का नाम लिखा है इस पे। एक दिन सीए बनने के बाद ये जो लॉकेट होगा वो गोल्ड का होगा। आलोक जी भी आ गए हैं। चलो मैं वॉइस सिस्टम को चालू करता हूं, आपके पास पहुंच रहा होगा। आवाज देखो आपके पास है ना बच्चों, आवाज देखो, मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही, बताओ जरा। अब दोस्तों मैं कनेक्टेड हूं आप लोगों से, आवाज आ रही है मुस्कान? सर आ रही है, आप बताओ। हाँ मैं बहुत अच्छा हूं, आप बताओ आप कैसी हो? एक एक करके बच्चों से कनेक्ट करते हैं। मुस्कान यहां पर है, दिया यहां पर है। दिया आपकी मुझे वीडियो दिखाई नहीं दे रही है, आपने कैमरा ऑफ किया हुआ है तो प्लीज उसको ऑन करिए, ठीक है। और हृदय राज चौधरी को भी इनवाइट कर लेते हैं यहां से। सो मुस्कान कहां से हो आप? सर मैं मानसा पंजाब से पंजाब से। मानसा डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में? अरे वाह हाँ जी बहुत अच्छी बात है। और घर परिवार में सब ठीक ठाक है? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। मम्मी पढ़ाई? साथ में ही बैठी है। मम्मी साथ ही बैठी है? तो मम्मी से बात करना चाहूंगा मैं आपकी। मम्मी बहुत शांत है सर, वो इंट्रोवर्ट है, वो बात नहीं करती। अब मम्मी ने ग्रीन कलर का सूट पहन रखा है, मैंने देख लिया। कराओ बात कराओ। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, आप बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूं, और आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा मुस्कान से रिलेटेड ही। मतलब मुस्कान से तो लगातार बात करूंगा, आज आप साथ में बैठी हो तो ये पूछना चाहूंगा कि मुस्कान रेगुलर है पढ़ाई में? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया पढ़ाई में। रेगुलर है, और आपको लगता है कि जिस तरीके से चलनी चाहिए पढ़ाई होनी चाहिए उस तरीके से पढ़ाई कर रही है? हाँ जी बिल्कुल। तो बस मैं इतना ही चाहता हूं कि ये अभी स्टार्टिंग के सेशंस हैं, तो अभी लाइक सेकंड क्लास है बिजनेस इकोनॉमिक्स की। तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम फील हो, लाइक मुस्कान ना बोल पाए, तो आप अगर उसके साथ हैं तो वीडियो कॉल पे या किसी भी तरीके से आप हम तक अप्रोच कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम चल रही है और इसको ऐसे सॉल्व कर दो। मुस्कान खाना नहीं खा रही है तो हम बता देंगे खाना कब खाएगी। मुस्कान, है ना, पढ़ाई में दिक्कत आ रही है इसको कि कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, पूछ नहीं रही है, तो आप बता दो। आपको सीरियस होना पड़ेगा, बस थोड़ा सा मॉनिटर करते रहना कि मोबाइल फोन के अंदर क्लास ही चल रही है ना, कई बार कार्टून भी चल रहे होते हैं। हाँ, थोड़ा सा। नहीं सर, मैंने आपके लिए ये बैच खरीदा, मुझे पता था कि लव सर की क्लासेस है, इसलिए मैंने ये बैच खरीदा था। लेकिन मुस्कान आज की क्लास तो बहुत बोरिंग थी। नहीं सर, इंटरेस्टिंग थी, मुझे तो लगी इंटरेस्टिंग। अच्छा, आज की क्लास इंटरेस्टिंग थी क्योंकि आज बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल टॉपिक हो गया ना। बस ये पहला पहला कनेक्शन था इस बैच का, तो मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता था। आप आगे से आप जो मुझे आप कुछ बताना चाहती हो मुस्कान? नहीं सर, बस यही था, आज का बहुत अच्छे से समझ आया मुझे, जो आपने नोट कराया वो मैंने कर लिया। वेरी गुड, ये ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाते रहो। मैं बताता हूँ आपको एक बात, अरे इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ, काफी बच्चे ना ये बोलते हैं सर वो नोट्स प्रोवाइड कर दो, नोट्स प्रोवाइड कर दो। नोट्स तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोगों के लिए नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आपकी खुद की जो पेन से चलाई हुई मेहनत होगी ना, जो आपने खुद से लिखा हुआ है, वो आपके दिमाग से होकर गुजरेगी और वो चीज तुम्हारे टच में ज्यादा रहेगी। अगर मैं प्रोवाइड भी कर दूं ना तो उसको प्लीज हाथ से लिख लेना, ठीक है? हाँ जी सर। और ठीक है, आज तो पहली पहली कॉल थी, बिल्कुल कनेक्टेड रहेंगे हमेशा, ठीक है ना? ठीक है मुस्कान, टेक केयर। दिया है लाइन पे? हाँ जी दिया, कैसे हो आप?
दिया, आप आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ सर, अब आ रही है। अब आ रही है। दिया, कहाँ से हो आप? मैं पोरबंदर गुजरात से। गुजरात से हो? अरे वाह। तो आप, मुझे लगता है कि आप छत पे हो। नहीं सर। अच्छा, घर के अंदर ही हो? हाँ। वो इतनी रोशनी है ना, तो मुझे लगा इतनी रोशनी घर के अंदर कैसे हो सकती है। नहीं सर, ऊपर मेरे रूम में थी ना, इसलिए। अच्छा, पढ़ाई कैसी चल रही है आप ये बताओ? बहुत अच्छी चल रही है सर। मैनेज कर पा रही हो? थोड़ा, हाँ। मतलब ये तो लग रहा होगा ना कि 12th से ज्यादा मेहनत है। टीचर्स भी दबा दबा के पढ़ा रहे होंगे, है ना? मतलब नहीं, इतना हम्म, ठीक पढ़ाते हैं, मजा आता है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है दबा के पढ़ाने का मतलब ये है कि लगातार पढ़ा रहे हैं। सुबह भी क्लास हो रही है, शाम को भी हो रही है, दोपहर में भी हो रही है। वो तो सर मैनेज करना पड़ता है, अब सीए करना है तो कर लेंगे। एग्जैक्टली exactly. अगर तुम ये करोगी तो डेफिनेटली यू विल अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस बोला, पता है दिया? मुझे ये चेक करना था कि आपने बोल थैंक दिया। यू सर। जब आपने बोल दिया तो यू विल डू इट, आई एम श्योर। चलो, अभी तो स्टार्टिंग की क्लासेस है, कनेक्शन होना स्टार्ट हुआ है। पेरेंट्स आपके साथ में है कोई? नहीं सर, मैं अकेले ही बैठी हूँ क्लास लेक्चर अटेंड करने। अच्छा 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 अच्छा, चलो ये तो ठीक सर, बात है। आपसे एक सजेशन चाहिए था। हाँ, ले लो। सर, एग्जाम किस मंथ में हम दें, सितंबर या जनवरी में? सितंबर में दो। पूछो क्यों? क्यों? सितंबर से जनवरी में कितना डिफरेंस है? कितने महीने एक्स्ट्रा हो गए? 4 महीने लगा लो। कितने महीने? 4 महीने बाद मान लो कि तुम्हारी सीए 4 महीने लेट कंप्लीट होगी जनवरी में पेपर देने से, है ना? तो मान लो तुम्हारा पैकेज एक अराउंड में मान लेता हूं कि मान लो तुम्हारे उस टाइम जब तुम सीए बनोगे तो महीने की आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए मान लेता हूं, नॉमिनल से नॉमिनल मान लो, कम से कम इतनी तो होगी। हाँ। तो तुम 4 महीने लेट दे रहे हो तो 4 महीने की सैलरी का लॉस कर रहे हो, 4 लाख का। सीए फाउंडेशन 400 में से तुम्हारे 200 नंबर आए, 350 नंबर आए, 370 नंबर आए, ये मैटर करता ही नहीं है। मैटर रैंक मैटर करेगी तुम्हारी सीए इंटरमीडिएट में। उसके लिए लेकिन सोचना। सर, शनिवार में देंगे तो प्रैक्टिस का टाइम लगेगा ना थोड़ा, क्योंकि मैं गुजराती मीडियम में थी और अब इंग्लिश मीडियम में आई हूँ। एक बात मेरी सुनो, आप चलो जनवरी में प्लान कर लेना, लेकिन आप सितंबर में पेपर दे दोगे तो आपका नुकसान बताओ मुझे क्या है? कुछ नहीं। बस फिर, क्या पता पेपर देने से पास हो गया तो, है ना? पास हो गया तो, और पास हो गया तो फिर बढ़िया बात है। पास हो गया तो भैया इंटर के लिए मेन मेहनत करनी है ना यार। पता, मैं बताता हूं आपको, जो फाउंडेशन की पढ़ाई है ना, ये लगा लो कि वार्म अप है, असली एक्सरसाइज इंटर में है। और आपका वार्म अप थोड़ा बड़ा हो गया, क्योंकि जो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं ना अब, वो पहले इंटर में हुआ करती थी। तो आप हाँ। ऑलरेडी एक डिफिकल्ट वर्जन पढ़ने वाले हो यहां पर, तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको कि हाँ इंटर में कैसी पढ़ाई होती है। इको में ये है जो 55%, मोर देन 50% इंटर का सिलेबस उठ के आ गया। समझे? तो सितंबर का अटेम्प्ट दो, क्लासेस में रेगुलर रहो, और जनवरी वाले को जनवरी में देखना यार। नहीं, तो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको पता होने चाहिए। और आपका गुजराती एक्सेंट, इट इज लवली। थैंक यू सर। सर, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बेबी बॉय के लिए। अरे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो क्या मच। नाम रखा सर? यार नाम नहीं रखा अभी। अभी मतलब नाम निकला है उसका PU, जैसे कि पूजा, पूनम, पुष्पा, पुष्कर, पुलकित, पुष्पेंद्र, मतलब ऐसे कुछ रखना है। सजेशन आप भी दे देना, आपसे भी ले लूंगा। बताइए क्या है डिसाइड करके। हाँ, कुछ ना कुछ सजेशन दो, और फिर जो बढ़िया होता है सब मिलके रखते हैं। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। थैंक यू सो मच दिया। बस आपका साथ रहना चाहिए, ये बॉन्ड बहुत आगे तक जाएगा। और मैं कहता हूं आपकी कोई एकेडमिक नॉन एकेडमिक कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे उस चीज को सॉल्व करेंगे। आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, ताकि आपकी पढ़ाई बहुत हेल्दी लेवल पे आगे चलती रहे। और किसी दिन गुजरात भी आएंगे तो फिर मिलेंगे। जरूर आइए सर। यहाँ पे कभी कोई सेशन रखता ही नहीं है। सब हैं? थ्योरी पढ़ता वहाँ पे ही रखते हैं। आपने भी वहाँ पे ही रखा है, इस बार मैंने फोन दी।
ये पॉइंट टू बी नोटेड है, ठीक है। इसके लिए बिल्कुल सॉल्यूशन निकालते हैं, और देखो मन तो है, और इस चीज को पूरा पूरा ध्यान में रखते हैं, और जितना पॉसिबल हो सकेगा उतने पॉसिबल वे में इसको हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक बात बताता हूँ, इस बार जब हमारे टाइम मैराथन रखना तब गुजरात में पक्का रखना प्लीज सर। मैं इसमें पूरा पूरा कंट्रीब्यूट करूंगा, सबको इस बात के लिए कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि कुछ प्लान गुजरात के लिए कीजिए। गुजरात में सर आप कहीं भी रख लो, मैं पहुंच जाऊंगी पोरबंदर से। ठीक है, ठीक है, ठीक है दिया। तो अब तो ऐसी बात करते रहेंगे। आज तो प्यार से बात किया, पढ़ाई नहीं करोगे डांट भी करूंगा। पक्का। हाँ ठीक है दिया है, फिर बाय बाय। ओके थैंक यू सर। ओके टेक केयर। तो गाइस आज के लिए इतना ही यार, वरना लंबा खिंच जाएगा। धीरे धीरे करके आप लोगों से बातचीत जारी रखूंगा, और ध्यान रखना डांट भी लग सकती है क्लास के अंदर। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।